ओके। सतपाल, जो जो लोग होस्ट हैं वो लोग भी शायद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग अपने यहाँ से, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे तो। ओके सर, देखते हैं। हाँ, कोई नहीं, चलिए। तो बस अभी स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन बराबर दिख रहा है, मैं बराबर दिख रहा हूँ, बोर्ड पे जो लिखा हो अभी और बराबर दिख रहा है, जस्ट चेक। हाँ। ओके। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दूसरा सेशन जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग आज दिन भी बहुत बढ़िया है, दिन तारीख सब कुछ बढ़िया है। प्रभु बजरंगबली का दिन है। आज का तारीख है 22/2/2022, 22/2/2022। तारीख भी बहुत बढ़िया है। तो इस दिन का चयन इसीलिए किया गया था कि 2.0 की शुरुआत किया जाए, यानी दूसरे चरण की, दूसरे सेशन की शुरुआत करी जाए तो अच्छी तरह से हो। एक उत्साह भरे, एक एनर्जी भरे, एक नया जुनून भरे हुए शब्दों से और नया जुनून हुए उत्साह से ये पूरा सेशन स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना कुछ पढ़ाया जाएगा, वो आप सभी लोग नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। जहां कहीं कोई समस्या होगी उसके बारे में आप मुझे कहते चलेंगे, बताते चलेंगे। वन वे प्रोसेस नहीं होगा, टू वे प्रोसेस होगा। कहीं आप मुझे कहेंगे, कहीं मैं आपको कहूंगा, बिल्कुल फ्रीली। किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, एकदम हंसते खेलते हुए हम पूरा सेशन जो है खत्म करेंगे। 3 महीने का जो सेशन है वो पूरा खत्म करेंगे। 3 महीने के सेशन में एक एक सेशन मैंने शेड्यूल डाला हुआ है। एक तो 8 से लेकर के 8:45 का है, 8 बजे से लेकर के 8:45, जो कि सुपर टेट को लेकर के रहेगा। और दूसरा 8:45 से लेकर के 9:30 बजे तक, 9:30 तक, ये जो है टेट को लेकर के रहेगा। हालांकि अभी जनरली बातें चलेंगी, सुपर टेट और टेट में दोनों में एक ही जैसी बातें हैं। तो जहां कहीं थोड़ा डिफरेंशिएशन रहेगा उसको चर्चा करेंगे। बेसिक चीजें जो हमने सेशन 1 में छोड़ा हुआ था, जो चीजें रह गई थी उसको कवर करेंगे। मेरे वही विद्यार्थी हैं जो पुराने सेशन 1 में थे। पहले हमारा जो पहला वाला सेशन था उसमें, अब जो ये 2 वो स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी वही विद्यार्थी हैं, कुछ नए लोग होंगे। तो नए लोगों का स्वागत है। सारे लोग जितने बच्चे जुड़ रहे हैं और जो लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग ऐसे ही हमें उत्साह देते रहिए और हम काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, अन्य काम भी रहते हैं, बट उसके बावजूद भी मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको एक बेटर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, एक बेटर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में, आपका जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है, उस प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। चलिए, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि एक नए सुविचार के साथ में प्रारंभ करते हैं, तो सुविचार ले लेते हैं। आज का सुविचार लेते हैं। आपके सामने सुविचार कुछ इस तरह से है। मानव जाति को परेशान करने वाली सभी विपत्तियों और दुखों का एकमात्र इलाज है उसका सकारात्मक कार्य। अगर कोई व्यक्ति अपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में और पॉजिटिव सोच के साथ में अगर वो आगे बढ़ेगा, तो उसके सामने जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी मुश्किलें होंगी, उन सारी मुश्किलों का, सारे दुखों का वह दूर कर सकता है, वह हट सकता है। तो ऐसे ही इससे डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सीटेट में नंबर कितने आए हैं, हमारे रीट में नंबर कितने आए हैं। हमें आने वाले इस जो अभी हाल की वैकेंसी है, इसे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने कहा क्या छोड़ दिया हुआ था, कौन सा प्रश्न मुझे आ रहा था और वो आने के बावजूद भी मैंने नहीं किया, कौन से प्रश्नों में मुझे एम्बिग्यूटी दिखी, कौन से प्रश्नों में मुझे जो है वो परेशानी दिखी, इन सब बातों को हमको भूल जाना है। जहां कहीं गलतियां होती हैं, वो गलतियां ही हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें आगे बढ़ने की। तो ऐसे ही मानव जाति जो है, वह उसके सामने हर दिन हर क्षण कोई ना कोई परेशानियां, विपत्तियां आती है, बट उसको दूर करने का काम है कि हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए कार्य को करते चले। वही कार्य हमने किया हुआ है। बीच में हमारा सेशन थोड़ा पीछे रहा है, हम लगभग 7-8 महीने आपके बीच में नहीं आ पाए हैं। तो 7-8 महीने बीच में ना आने के कारण बहुत सारे थे, बट पुनः हम आपके बीच आए हुए हैं। तो अब ये सेशन, जैसा कि हमने पहले भी कमिटमेंट करा हुआ था कि हम पूरा सेशन आपके साथ में लेके चलेंगे, पूरा सेशन हम आपके साथ में पूरा कवर करेंगे, 3 महीने का सेशन खत्म करेंगे। तो 3 महीने का जो मेरा पूरा कमिटमेंट था वो मैंने आपके साथ में पूरा किया हुआ था।
3 महीना हमने जैसे ही स्टार्ट किया हुआ था मई में, और ले आकर के हमने अगस्त में समथिंग हमने फिनिश किया हुआ था। तो ये पूरा सेशन अगस्त लास्ट में फिनिश किया हुआ था। तो पूरा सेशन हमने जो मेरी कमिटमेंट करी थी 90 डेज, और 90 डेज की जगह पे हमने 110 डेज का जो सेशन है वो कंप्लीट किया हुआ था, और मोर ऑलमोस्ट चीजें हमने कवर करी हुई थी। सारा चीज यूट्यूब पे है, जहां से अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वहां यूट्यूब से लेकर के वो पढ़ सकता है। जो लोग किसी भी कारणवश से यूट्यूब का चैनल हमारा जो है वो छोड़ दिए होंगे या लीव हो गया होगा, तो वह वापस से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि ये कंटेंट अगर डाला जाए, वहां पे कंटेंट तो नहीं डाला जाएगा, बट जो इसका स्वजांच है, वह स्वजांच में जो प्रश्न है, वह स्वजांच के प्रश्न आपको काफी फायदेमंद रहेंगे, वह उसमें डाले जाएंगे। तो वहां से आपको वह कंटेंट मिल जाए, ताकि प्रैक्टिस आपकी बराबर तरीके से होगी। चलिए, तो वापस से आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण एवं शिक्षण की विशेषता मैं आपके बीच में लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे शिक्षण को, और शिक्षण की विशेषता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। आइए हम बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड से शुरुआत करेंगे, कैसा हमारा शिक्षण है और हमारी शिक्षण की विशेषता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण क्या है और शिक्षण की विशेषता क्या है। नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसा क्या शिक्षण है और क्या शिक्षण की विशेषता है। जहां कहीं भी किसी को भी कोई समस्या होगी, वह हमें बिल्कुल बेझिझक हमें कहेगा। चैट बॉक्स हो सकता है हम ना देख पाए, बट आपके बीच में आप हमें अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा, आपको बात कर पाऊंगा। चैट बॉक्स मैं भी अभी ना देख पाऊं, क्योंकि मैं टीचिंग के दौरान हो सकता है चैट बॉक्स को ना देख पाऊं, बट आप अगर बीच में बोलेंगे, इसीलिए तो ये मैं सोचता हूं कि ये इंटरैक्टिव क्लास हो। इस इंटरैक्टिव क्लास में 2 वे प्रोसेस हो, मात्र 1 वे प्रोसेस नहीं। चलिए, तो हमें पढ़ना है, हमारा जो आज का मुद्दा है वह है टीचिंग, शिक्षण, शिक्षण एवं शिक्षण की विशेषता, उसके बारे में हम समझेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण की विशेषता, आप लोग मुझे थोड़ा सा इंश्योर करेंगे कि क्या किसी प्रकार का कोई आपको यहाँ पे ब्लर या फिर मेरे चेहरे पे या मेरे एक्सप्रेशन पे किसी प्रकार का कोई अगर वो दिखता हो कि आप क्लियर नहीं हो, तो मुझे बताएंगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद श्रीनिदान। ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, हम आपके बीच में ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आगे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मुद्दा है, आज हमने मुद्दा लिया हुआ है क्या, तो लिया हुआ है टीचिंग। टीचिंग लिया हुआ है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रकार की कला है। टीचिंग हमको समझना है, टीचिंग क्या है। टीचिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा मुद्दा है वही है टीचिंग। चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे रीट हो, इन सभी में हमें कहीं ना कहीं हमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को विकसित करने की बात करी गई है। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टीचिंग से संबंधित कैसे होगा? लोग कहते हैं कि लर्निंग जो है कैसे होती है, लर्निंग घटित कैसे होती है। तो लर्निंग अगर हम कहीं से कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो वहां से लर्निंग होती है। कहीं से कुछ पढ़ते हैं तो वहां से लर्निंग होती है। हम किसी के साथ में चर्चा करते हैं तो वहां पे लर्निंग होती है। अगर हमको कोई दिखाता है, कोई बोलता है, तो वहां से हमको लर्निंग होती है। लर्निंग अगर हम कहीं से कुछ सीखी हुई बात है, अगर उसको हम सिखाते हैं तो वहां से भी लर्निंग होती है। तो जब हम किसी को सिखाते हैं तो लर्निंग का जो रेशियो है, लर्निंग का जो हिसाब है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही शिक्षण है, बट शिक्षण के लिए शिक्षण करना आसान काम नहीं है। शिक्षण एक जन्मजात भी होती है और शिक्षण को एक्वायर भी किया जाता है। तो जो जन्मजात शिक्षण के रूप में होते हैं, टीचर होते हैं, तो उनकी तो वो टेंडेंसी ही वही होती है कि उनको पढ़ाना है, उनके लिए पढ़ाने की उनकी जिज्ञासा है। बट कहीं कहीं जो लोग एक्वायर करते हैं, बाद में आकर के टीचिंग प्रोफेशन को चुनते हैं, वह उनके लिए थोड़ा सा जटिल हो जाता है, बट उनके अंदर में भी वो पैशन जागृत हो जाता है। तो इसीलिए तो कई सारे कंपोनेंट आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे बात करें तो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ने के लिए इसका कारण ही यही है कि आप ये जान पाए बच्चे कौन है। अल्टीमेटली आप पढ़ाएंगे किसको? सामने वाले को। सामने वाला है कैसा, सामने वाले को जानने के लिए आपको उस प्रकार की सोच रखनी पड़ेगी कि सामने वाला किस प्रकार का है। यानी बच्चा आपके सामने कौन सा बच्चा है? जैसे मेरे सामने आप लोग हैं, तो आप लोग हैं, तो आप लोगों से हमें बातचीत कैसे करनी है, आप लोग का लेवल क्या है, आप लोग क्या जानते हैं, पहले भी प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो सब कुछ जानना जो है वो बात होती है। तो मैंने जैसे कहा कि शिक्षण के लिए सबसे पहली बात है, मुद्दा क्या है कि इंटरेक्ट करना, बातचीत करना। बातचीत कैसे करेंगे? बातचीत तभी करेंगे जैसे आपने हाई फाई बातें बताना शुरू कर दिया, तो हाई फाई बातों से तो बात नहीं बनेगी। बात कैसे बनेगी? जब आप बच्चों के लेवल पे बात करेंगे। जैसे आप लोग हैं, आप लोग टीचर हैं, आप सभी लोग जो है वो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, और कुछ लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन या जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा कर लिया है, वो विद्यार्थी हैं।
तो ऐसे में उन लोगों का एक लेवल जो है वो क्रिएट हो चुका है, एक लेवल, उनका लेवल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो जो कुछ भी मैं कहूंगा वो उनको समझ में आएगा। आप लोगों ने एक बार दो बार टेट का, सीटेट का, यूपी टेट का आप लोगों ने एग्जाम भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को एक तरह से और भी पता हो गया है। दूसरी बात, आप सभी लोगों में एक एंथुसिज्म है, एक उत्साह है कि हमें आगे टेट पास करना है, तो आप पढ़ने के लिए उत्साही हो। तभी आज सुबह सुबह बात करें 8 बजे, विद्यार्थी जीवन में 8 बजे जगना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ही नहीं, हर कोई है, हम भी विद्यार्थी जीवन से निकल के आए हैं। विद्यार्थी जीवन में 8 बजे, एक तो रात के 12 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ना होता है, और उसके बाद सुबह में जल्दी से जग जाओ, ये थोड़ा कठिन होता है। पर विद्यार्थी जीवन में जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। जैसे एक बहुत बढ़िया जो है स्लोगन बहुत फेमस है, एक जो दोहा है वो बहुत फेमस है, काक चेष्टा बपो ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यानी हम जो अगर स्वान निद्रा रखेंगे, थोड़ी सी अगर निद्रा रखेंगे तो, और कम खाना खाएंगे, अपने घर बार से दूर रहेंगे, तो हमें जो है वो विद्यार्थी जीवन हमारा और सुदृढ़ होगा और अच्छा होगा। तो वैसे ही हमें आपको जानना है कि आप लोग कौन है। आप लोग बच्चे हैं, बच्चों का लेवल क्या है। अब उसमें बच्चे पहली क्लास के हैं, दूसरी क्लास के हैं, 10वीं क्लास के हैं, 12वीं क्लास के हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से टीचर क्या करेगा, बात करेगा। तो टीचिंग में बात होती है क्या, पहली बात होती है इंटरेक्शन की। क्या होती है, यह एक प्रकार का प्रोसेस है इंटरेक्शन का, जिसको कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। क्या इसको कहते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया। टीचिंग क्या है, तो टीचिंग है बातचीत की प्रक्रिया, इसे कहते हैं बातचीत की प्रक्रिया। शिक्षण किसको कहेंगे, तो शिक्षण उसको कहेंगे जिसमें बातचीत की प्रक्रिया प्रारंभ रहे। हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करें तो बातचीत की प्रक्रिया घटित हो रही है। तो पहली बात करेंगे कि यह क्या है, यह बातचीत की प्रक्रिया है। हम अगर आगे बात करें तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको टीचिंग करनी है तो टीचिंग करने के लिए आपको बच्चों का लेवल जानना होगा। आपको बच्चे कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उनको कितना आता है, कितना नहीं आता है, उनका ग्रोथ क्या है, उनका डेवलपमेंट क्या है, उनकी टेंडेंसी कैसी है, उनका लर्निंग का लेवल कैसा है, और उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, वह कैसा बातचीत करते हैं, ये सब सारी बातें आपको जानना है। मींस आपको सीडीपी जानना है। आपको सीडीपी जानना है मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जानना है। तो यहाँ पे हम बात करें तो आपको सीडीपी के बारे में भी समझ होनी चाहिए। यानी टीचिंग में क्या आता है, सीडीपी भी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी ये आपके सामने आती है, यानी आपको यह भी समझना है। साथ साथ में क्या, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर प्रशिक्षण के आप टीचर नहीं बन सकते हैं। यानी टीचिंग में जब हम शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग में और क्या आता है, और आता है क्या, ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण भी इसके अंदर आता है। एक तो आता है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी आती है। दूसरा क्या आता है, प्रशिक्षण आता है, ट्रेनिंग आती है। और क्या आता है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बच्चे को हम नर्चर कैसे करेंगे, बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा तो क्या आप उसको मार के भगा दोगे, हट हट, ऐसा करोगे क्या, नहीं। आप उसकी बातों को सुनोगे, समझोगे, उसकी बातों का स्नेही पूर्वक जैसा वह चाहता है वैसा आप जवाब दोगे। तो ऐसे में शिक्षण में क्या शामिल होता है, शिक्षण में शामिल होता है सीडीपी, शिक्षण में शामिल होता है ट्रेनिंग, और शिक्षण में शामिल क्या होता है, बच्चे का नर्चरिंग यानी पोषण। क्या शामिल होता है, तो नर्चरिंग, इसको कहेंगे पोषण। यानी आप बच्चे को क्या कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो। नर्चर कर रहे हो, एक पे एक बातें बता करके, दूसरी बातें बता करके, तीसरी बातें बता करके, चौथी बातें, ऐसे आप उसको नर्चर कर रहे हो। नर्चर करने पर कहते हैं, किसी को कहते हैं नर्चर करने को। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक फॉर्मूला, हमारा एक सूत्र होता है जो हम अपने पढ़ाते समय यूज करते हैं। वह सूत्र होता है क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एस टू सी की तरफ जाते हैं। एस टू सी ही क्या है, नर्चरिंग करना। नर्चरिंग करना, बच्चे को धीरे धीरे, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार अपने घड़े को एकदम बिल्कुल ठोकते भी जाता है, बट उसको बहुत प्यार से साजता है और जाकर के वह घड़ा बनता है। तो वैसे ही नर्चरिंग करना, यानी बातचीत की प्रक्रिया होती है। दूसरा क्या होता है, सीडीपी, ट्रेनिंग और नर्चरिंग होती है। और क्या होता है, तो शिक्षण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को एक अर्थपूर्ण रूप में, बच्चे को एक अर्थपूर्ण रूप में क्या हो, अर्थपूर्ण रूप में बच्चा समझ सके ज्ञान, बच्चे को अर्थपूर्ण ज्ञान, समझ और कौशल विकसित हो सके। शिक्षण में यह भी सुनिश्चित किया जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे में अर्थपूर्ण ज्ञान, अर्थपूर्ण समझ और अर्थपूर्ण कौशल विकसित हो सके।
बच्चे में यह चीज विकसित हो सके कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, या फिर अभी हम आपको सीडीपी पढ़ा रहे हैं, हम टीचिंग पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग में पढ़ाते समय हम यह सुनिश्चित करें, हम यह निर्धारित करें, या हम यह जानने की कोशिश करें कि क्या जिसको हमने पढ़ाया, जिसको हमने सिखाया, उसके अंदर में ज्ञान का विकास हुआ, क्या उसके अंदर में समझ का विकास हुआ, क्या उसके अंदर में उन चीजों का कौशल आया, बच्चा क्या उसको अप्लाई कर पाता है, क्या वह चीजें उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच गई, क्या वह दैनिक जीवन में आने वाले किसी भी समय में उसका वो उपयोग कर पाएगा। तो यह सब सुनिश्चित करना, तो टीचिंग में यह भी आता है। चलिए, टीचिंग में और क्या आता है, तो टीचिंग में हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने समझा होगा कि सर्वांगीण विकास, आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वांगीण विकास, तो टीचिंग में बच्चे का सर्वांगीण विकास भी शामिल होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या, कि बच्चे को हर वो चीज सिखाना जो बच्चा घर पे नहीं सीख पाता है, जो बच्चा घर पे नहीं सीख पाता। अगर घर पे सीखा होता तो विद्यालय में, कोचिंग सेंटर में या अन्य जगहों पे आने की जरूरत क्या होती। वहां पे अगर मम्मी पापा से वो अगर सारा कुछ सीख लेता था तो यहाँ पे हमको आने की जरूरत नहीं होती, यहाँ किसी को मेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को गाइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को फैसिलिटेटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे मम्मी पापा ही उसके लिए काफी थे। बट वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे का जितना भी सारा विकास है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, चाहे वह संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वह नैतिक विकास हो, सारा विकास बच्चे का करना, तो सारा विकास भी इस प्रक्रिया के तहत शामिल होता है। तो शिक्षक टीचिंग कराएगा कौन, तो टीचिंग कराने के लिए जो टीचर होता है, टीचर को यह सब पता हो कि क्या, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास करने के लिए उसमें शामिल क्या करना है, सर्वांगीण विकास में क्या शामिल होगा, ये तो मैंने जैसे बता दिया कि आपको कुछ बातें तो शामिल करनी है। जैसे उसका विकास, जितने भी विकास है वो तो शामिल करना है, जैसे शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, सेंसरी परसेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ, ये सारा कुछ तो विकास करना ही है। और क्या विकास करना है, और विकास करना है जो मुख्य विकास है टीचिंग के तहत आती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे विकास करेंगे, वो विकास करने की प्रक्रिया में, यानी सर्वांगीण जो विकास करेंगे तो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या, बच्चे का विकास कैसे होगा, तो आपको एक प्रक्रिया लेनी पड़ेगी, एक्सप्लेनिंग करना पड़ेगा। यानी जब सर्वांगीण विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। सुबह सुबह जगना, सुबह सुबह दौड़ लगाना या क्लास में आना, उससे पहले पीटी करना, तो पीटी करने का महत्व क्या है, महत्व बच्चे को समझाना पड़ेगा कि आप जब पीटी करोगे तो आपके शरीर की जो मसल्स है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आपके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है एनर्जी कम होगी और आप पढ़ने के लिए तत्पर होगे। यह सारी बातें उसको एक्सप्लेन करना, मैथ की वैल्यू बताना कि मैथ क्यों समझना है, नैतिक शास्त्र या नैतिक चीजें क्यों पढ़ना है, हमें सामाजिक विषय क्यों पढ़ना है, इन सब सारे को एक्सप्लेन करना, उसको बताना। जैसे मैं आपकी टीचिंग को समझा रहा हूँ वैसे उसको एक्सप्लेन करना। तो पहला बात आती है सर्वांगीण विकास में क्या, एक्सप्लेन करना। दूसरी बात आती है, एक्सप्लेन तो कर दिया, आपको सुनिश्चित भी करना है कि बच्चे को आया या नहीं आया, बच्चे को समझा या नहीं समझा, इसके लिए सुनिश्चित भी करना है। तो सुनिश्चित कैसे करेंगे, तो सुनिश्चित करने के लिए आप करेंगे क्या, क्वेश्चनिंग। बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, बच्चा जवाब देगा, बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, बच्चा जवाब देगा। जब बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपको लगेगा कि जो मैंने एक्सप्लेन किया वह कहीं न कहीं लैकिंग में है, वह कहीं न कहीं बच्चे को समझ में नहीं आया, वह कहीं न कहीं हमारे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बराबर नहीं था, या हमने जो मेथोडोलॉजी यूज करी वह बराबर नहीं था। तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सुधार करोगे। तो एक्सप्लेनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना, साथ साथ में जैसे ही आपको लगा कि बच्चे को आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, बट बच्चे ने एप्रोप्रिएट जवाब नहीं दिया, तो क्या करोगे, आप तीसरी प्रक्रिया अपनाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे। तो क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये आएगा अगली प्रक्रिया में, डेमोन्स्ट्रेटिंग। जैसे ही बच्चे को आपको लगा कि जो मैंने पूछा, बच्चा उस रास्ते पर जवाब नहीं दिया, उस सही तरीके से जवाब नहीं दिया, तो क्या करोगे, आप वहां डेमोन्स्ट्रेट करोगे। डेमोन्स्ट्रेट करोगे, दिखाओगे, किसी ड्रामा करके या कोई एक्टिविटी करके या किसी भी प्रकार से आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे, प्रदर्शन करोगे। तो प्रदर्शन का माध्यम होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, उस प्रदर्शन से जब बच्चा बता देगा तो लास्ट में उसको मोटिवेट करना, देखो यह प्रक्रिया थी, इस तरह से बताना था, इस तरह से समझना था आपने। हमने जब पहली बार आपको समझाया तो हो सकता है कि आपने उस ट्रैक पे पकड़ा नहीं, या दिमाग कहीं और था, या ध्यान कहीं और था। अब जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। अब आप जब अब आपको समझ में आएगा, जब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, जब मैंने दिखाया, जब मैंने आपको इन्वॉल्व किया, आप देखो समझ गए, यानी आपको इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से चलना है, तब बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। यानी वापस से चलते हैं,
कि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग का मतलब क्या होता है कि बातचीत की प्रक्रिया। टीचिंग का मतलब होता है इसमें सीडीपी को शामिल करना, इसमें ट्रेनिंग को शामिल करना, इसमें नर्चरिंग को शामिल करना। टीचिंग में और क्या होता है, टीचिंग में अर्थपूर्ण ज्ञान, समझ तथा कौशल विकसित करना होता है, सर्वांगीण विकास विकसित करना होता है टीचिंग में। और क्या होता है, तो टीचिंग इतना तो हमने समझ लिया, अब टीचिंग में और क्या होता है तो उसकी विशेषता के आधार पर समझ लेते हैं टीचिंग क्या होता है। चलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से करते हैं, यहाँ पे समझते हैं टीचिंग क्या होता है। टीचिंग को विशेषता के रूप लेते हैं, तो मैंने आपको मीनिंग के रूप में बताया कि टीचिंग का मतलब क्या है। अब हम इसकी थोड़ी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं कि टीचिंग की विशेषता क्या है, उसको टीचिंग के रूप में लेके चलेंगे, उसको टीचिंग के रूप में लेके चलेंगे। जैसे टीचिंग में इतने शब्द हैं, क्या, TEACHING। अब हम इसी में इसकी विशेषता समझ लेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, इसी में समझ लेंगे कि टीचिंग की विशेषता क्या है। जैसे टीचिंग है ना, टीचिंग में इसकी विशेषता समझ लेंगे। टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब जब भी आप कोई एक्सप्लेन करेंगे, मैंने इसको यही रखा हुआ है, जब भी आप कोई एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने का तरीका, तो एक्सप्लेन कैसे करें, तो एक्सप्लेन करेंगे कैसे, तर्कपूर्ण रूप में, जिसे कहेंगे टैक्टफुल, जिसे कहेंगे टैक्टफुल। कैसा, तर्कपूर्ण। जो भी बताएंगे उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, नहीं तो बच्चा तुरंत प्रश्न पूछेगा कि ये क्या होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, अब आप लोगों ने जाना होगा या नहीं जाना होगा, यही पे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत बहुत पुराना और बहुत ही सटीक इसका एग्जांपल है। मान लीजिए आपने बच्चे को शुरू में, बच्चा 2 वर्ष का है या बच्चा 3 वर्ष का है, बच्चा 3 इयर्स का है, और 3 इयर्स के बच्चे को आपको सिखाना है 1 2 3 4 5। या हम कह लेते हैं इतना नहीं सिखा रहे, खाली 1 2 3 ही सिखा, 1 2 ही सिखा रहे, 2 ही बातें सिखा रहे। तो आपने बच्चे को कहा कि देखो यह क्या है, तो बच्चे ने कहा पेन। अच्छा, बच्चे को पेन बता दिया। अब बच्चे को कहा यह क्या है, तो बच्चे ने कहा डस्टर। अच्छा, तो अब यह क्या है, तो बच्चे ने कहा मोबाइल फोन। अच्छा, यह क्या है, तो यह बच्चा कहेगा बोर्ड है। ओके, तो यह क्या है, पेन है। तो पेन एक है। अब यहाँ एक्चुअली दिख क्या रहा है, ये पेन दिख रहा है, जबकि आप इसको समझा रहे हो कि पेन को एक है। तो ये पेन को एक बताना, बच्चा अब यहाँ से इसको कोरिलेट करेगा। बच्चा अभी कंफ्यूजन में भी होगा, कोरिलेट तो बाद में करेगा, अभी कंफ्यूजन में रहेगा। अरे अभी तो इसको पेन कहा था, ये कहां से हो गया, अभी इसको एक बताया था, पेन बताया था, ये एक कैसे हो गया। अब बच्चा जैसे जैसे उसका विकास विकसित होगा, तब उसको कहेगा कि यह वस्तु, कोई भी वस्तु होती है उसकी मात्रा में जब वो बढ़ते जाता है, वो मात्रा कोई सिंगल होती है, एक जैसी होती, एक होती है, तो उसे कहते हैं एक। जब इसकी मात्रा थोड़ी और बढ़ जाती है, एक में एक मिला देते, क्या हो जाता है 2। जबकि ये सभी क्या है, यह 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं। ये क्या है, अमूर्त हैं, इनको अमूर्त कहते हैं, ये मूर्त नहीं है। मूर्त तो ये पेन है। एक को किसी ने देखा है, एक कैसा है, एक कहीं है दिखा हुआ, कहीं दिखता है कि एक है, वो तो हमने इसका साइज बता दिया है, ये साइज हमने दिखा दिया कि ये है। मूर्त क्या है, मूर्त तो ये है, मैं हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक हूं। अब मेरे जैसा एक इंसान और लगा दिया तो वो 2 हो गया। ऐसे पेन 3 दिखा दी तो पेन हो गया 3। 1 2 3, यह मूर्त है, जबकि यह क्या है, यह अमूर्त है। तो ऐसे ही इसको जब आप इस रूप में बताओगे, तर्क के रूप में कि बेटा यह पेन है, इस पेन को ही हम मानते हैं एक। अब ये एक एक मिलकर के इसका सिंबल दे दिया कि इसको कहेंगे, जैसे हम गणित में, इसीलिए कहते हैं गणित की पूरी परिकल्पना है, पूरी की पूरी गणित ही, जो पूरा गणित है, वो पूरी गणित ही किस पर निर्भर होती है, वह अमूर्त पर निर्भर होती है। यानी पूरी गणित ही एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हमने गणित को देखा नहीं, बट गणित को समझते हैं, मानते हैं। माना मेरे पापा की उम्र इतनी है, तो मेरी उम्र इतनी है, आगे 4 साल के बाद मेरी उम्र कितनी होगी, माना 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 पे चलते हैं। अब कहा कि ये क्या है, ये पाई है, पाई भी माना ही है, माना ये, बट इसका वैल्यू निर्धारित किया 22/7, इसका वैल्यू निर्धारित कर दिया। यही सारी क्या है, ये तर्कपूर्ण है। तर्कपूर्ण रूप में बताना कि उसका मान होगा कैसे, कैसे निकाला इसको, कैसे समझाया इसको, ये मान उसको बताना। जब तर्क रूप में बताओगे तब बच्चा क्या करेगा, समझेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया एक चीज और, आपको एक्स्ट्रा में समझा दिया कि गणित हमेशा क्या होती है, वह अमूर्त होती है, गणित मूर्त नहीं होती है। मूर्त चीजें हमारे सामने जो है उसे मूर्त कहते हैं, जो हमारे सामने वस्तु नहीं है उसे अमूर्त कहते हैं। ओके, तो हमने पहला टी समझा टैक्टफुल। दूसरा समझते हैं ई को। ई को कहते हैं क्या, इफेक्टिव फॉर लाइफ। ई को कहते हैं इफेक्टिव फॉर लाइफ, इफेक्टिव फॉर लाइफ। यानी आप जो पढ़ाओगे
उस पढ़ाने का मतलब क्या है। जैसे मैं ही यहाँ पे आपको सुबह सुबह जगाया हूँ, प्लीज ध्यान करें। हाँ, तो सुबह सुबह मैंने आप लोगों को जगाया है, जगाने के बाद मैं आपको कहूं कि अच्छा चलो हम आपको चलो कोई कहानी बताते हैं, हम चलो आपको कोई समाचार बताते हैं या कोई अदर बला बला की बातें बताते हैं, आपका जागना खराब हुआ। अगर मैं टारगेट के रूप में, एक टीचिंग के रूप में, या जो आपको जरूरत है उसके लिए, जिसके लिए आप आवश्यकता आप जगे हो, अगर वो टारगेट नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, आप दूसरी बार से जगने की कोशिश नहीं करोगे, आप दूसरी बार से पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। इसीलिए जो कुछ भी सिखाया जाए वह बच्चे के लाइफ से संबंधित हो, बच्चे के लाइफ पर प्रभावी हो। हम जैसे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट में, स्टैंडर्ड सेकेंड में, तो जो बच्चा इसमें होता है, यहाँ पे बस बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, मैथ और लैंग्वेज, मैथ और लैंग्वेज सिखाते हैं पहले में। फिर आगे जैसे बढ़ता है तो मैथ, लैंग्वेज और ईवीएस सिखाते हैं। यह चीजें उसकी जरूरी हैं, मैथ, लैंग्वेज, ईवीएस जरूरी है उसको, ये हम सिखाते हैं। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे सब्जेक्ट की चीजें भी बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हम सब्जेक्ट को ऐड भी करते जाते हैं। तो ये क्या है, यह इसके जीवन में उपयोगी है, मैथ उसके जीवन में उपयोगी है, भाषा उसके जीवन में उपयोगी है, ईवीएस उसके जीवन में उपयोगी है, क्योंकि उसी समाज से आ रहा है, उसी परिवेश से वह आ रहा है, तो सारी बातें उसको जानना जरूरी है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसलिए यह क्या हो, शिक्षण हमेशा जब भी शिक्षण करा जाए तो शिक्षण कैसा हो, वह इफेक्टिव ऑफ लाइफ हो, यानी उसके जीवन के उपयोगी है, जीवन पर प्रभावी हो, जीवन पर प्रभावी हो। तो इसमें बच्चे का करना क्या है, यानी यह जो कुछ भी सिखाया जाए वह जीवन में उसके व्यवहार में परिवर्तन करने वाला हो। इससे क्या हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। जो कुछ भी बच्चे को सिखाया जा रहा है, उसको गणित सिखाया जा रहा है, उसको भाषा सिखाई जा रही है, या उसको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वह सब इस प्रकार से डिजाइन किया जाए, यानी बातचीत या पढ़ाने का, पढ़ने का तरीका इस प्रकार से तैयार किया जाए कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। अच्छा चलिए बात करते हैं ए की। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि अचीवमेंट विथ अफेक्शन, यानी हमें इसमें लेके क्या आना है, इसमें लेके आना अचीवमेंट। ए मतलब अचीवमेंट, अचीवमेंट विथ अफेक्शन, मतलब अब बच्चा जो कुछ भी ग्रहण करे, आप लोगों ने भाषा में सुना होगा, भाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब CWHI वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें एक मेथड है, उस मेथड का नाम है MRM मेथड, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड या MRM मेथड करता क्या है। MRM मेथड बच्चे को जो कुछ भी सिखाता है वह सिखाने का तरीका एक अफेक्शन के रूप में होता है, एक स्नेही रूप में होता है। बच्चा जैसे माँ बच्चे को बिल्कुल प्यार से, दुलार से समझा करके, प्यार करके सिखाती है, वैसे ही टीचर का भी काम है कि बच्चे के अंदर में लगातार प्रगति कराओ। कैसा, लगातार प्रगति कराओ। जितना लगातार बच्चा प्रगति करेगा उसके अंदर में अचीवमेंट आता जाएगा। बच्चे ने एक सीखा, बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बच्चा अभी बहुत आर्ग्यू कर रहा था ना, मम्मी अभी तो आपने बस एक पेन बताया था, ये एक कैसे हो गया। बच्चे को समझाना, बेटा नहीं एक है। ऐसे ही एक एक का वैल्यू, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, बच्चे ने एक का वैल्यू सीख लिया, बच्चे ने एक को बोलना सीख लिया, बच्चे ने एक को लिखना सीख लिया, या एक का कॉन्सेप्ट बच्चे को आ गया। अब आगे बढ़ना 2 पर, अब आगे बढ़ना 3 पर, अब ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाना, एक एक वस्तुओं को समझाते जाना, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना, आगे बढ़ाते जाना, मगर कैसे, प्यार से। प्यार से तो वही अचीवमेंट कराना, टीचिंग में अचीवमेंट तो कराना, बट कैसी, प्यार से, अफेक्शन से, स्नेह से। तो स्नेह के साथ में पढ़ाना, यह कहलाता है क्या, अचीवमेंट विथ अफेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात जो है वह सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो विकसित करना, वह विकसित करना है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या विकसित करनी है, बच्चे के अंदर में कैरेक्टर बिल्डिंग। चलिए हम पेन थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। तो तीसरी बात जो है इसकी, टीचिंग का जो ये जो चौथा वाला लेटर है, उस चौथे वाले लेटर का नाम है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए आप सब चीज जो है बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए बच्चे, क्योंकि अगर बच्चे को आप कहोगे तू ऐसा कर, बच्चा कभी नहीं करने वाला है। हम अपने घर में भी हो, अगर हम बच्चे को बोले कि तुम्हें यही करना है, बच्चा कभी नहीं करेगा। आप वह सारी बातें बच्चे को प्रस्तुत करो, बच्चे को जितना जो कुछ भी प्रस्तुत करोगे बच्चा वही सीखेगा। अगर आप कहीं चोरी करते हो, अगर आप कहीं चोरी करते हो, या अगर आप किसी को डांटते हो, या अगर आप किसी जानवर को मारते हो, या किसी के साथ में भला बुरा कहते हो, या किसी प्रकार की जो समाज में प्रशंसनीय नहीं है या समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है, अगर वैसा काम करते हो
तो वह काम बच्चे के अंदर में निगेटिव इंप्रेशन डालेगा, निगेटिव इंप्रेशन डालेगा। तो निगेटिव इंप्रेशन नहीं डालना है, बच्चे के अंदर में पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है। तो कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर बिल्डिंग में पॉजिटिव इंप्रेशन आता है, सकारात्मक नैतिकता कैरेक्टर के रूप में आती है। ये सकारात्मक नैतिकता बच्चे के अंदर में, सकारात्मक चरित्र बच्चे के अंदर में विकास करना है। तो विकास करने के लिए क्या करना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, वह सारी बातें समझाना है, प्रस्तुत करना है। कोई भी चीज वस्तु रखी हुई है तो वस्तु रखी हुई है, किसी का वस्तु है तो उसको देना कि देखो ये आपकी वस्तु, आपका पेन यहाँ गिर गया था। तो बच्चा भी आगे समझ करके आगे आएगा कि ये वस्तु हमको लेना नहीं है, हमको रखना नहीं है। हमको कहीं फूल अगर खिला हुआ तो फूल को ऐसे लपक करके तोड़ नहीं लेना है, फूल को और उसको सहलाना है और उसे पानी देना है ताकि वो और बढ़े। पेड़ की पत्तियों को तोड़ना नहीं है, पेड़ को उसको सहलाना, अगर झुक रहा है उसको और टाइट करना है, उसको और जो है उसको मिट्टी पानी देना, खाद देना है। यह भाव बच्चे के अंदर में विकसित करना है, तब जाकर के क्या विकसित होगा, कैरेक्टर विकसित होगा। यानी कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, ये टीचिंग का एक रूप है। जो चौथा वाला इसका लेटर है वो है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात है, सबसे और बड़ी बात है वो है ऑनेस्टी बिल्डिंग। बच्चे के अंदर में क्या विकसित करना है, ऑनेस्टी बिल्डिंग करनी है। ऑनेस्टी यानी बच्चा क्या बने, ईमानदार बने। ऑनेस्टी बिल्डिंग हमारे शिक्षण में, हमारा शिक्षण ऐसा हो, शिक्षण कराते समय ऐसा करे। आज हमने कहा, आज हमने कोई कमिटमेंट करी, भूल गए। आज हमने टाइम दिया हुआ था 8 बजे पढ़ाने के लिए और हम खुद ही 8 बजे तक सोए हैं। अब हम कह रहे हैं अरे हमने जगह नहीं, चलो खोलो जरा लैपटॉप खोलो, ये खोलो, फला खोलो, पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं विकसित होगा, ऐसे समय नहीं आएगा। यानी आपको समय की कीमत समझनी पड़ेगी, आपको लोगों की कीमत समझनी पड़ेगी, आपको हर चीज को वैल्यू देना पड़ेगा, आपको हर बात के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। तब जाकर के आप बच्चे के अंदर में, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसको सिखा रहे हैं, जिसको शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण मतलब क्या, आप किसी को दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वह लेने वाला उसी तरह से लेगा जैसा आप देंगे। तो यह आपको यह ध्यान करना है कि देने के लिए कैसा होना, ईमानदारी पूर्वक। यानी उसमें से कुछ काट नहीं लेना है। आपके पास जितना भी है एकदम डेडिकेशन के रूप में सारा कुछ है, जितना भी है सब कुछ आपको न्यौछावर कर देना है। ले भाई सब कुछ ले लो भाई, आप सब कुछ ले लो, मेरे पास जो भी है वो सब कुछ आपका है, ले लो। तो ऐसे ईमानदारी पूर्वक से जब बात करेंगे तब क्या होगा, तब वह टीचिंग कहलाएगी। यानी टीचिंग का जो अगला वाला लेटर था H, उसका मतलब है ऑनेस्टी बिल्डिंग। चलिए आगे की बात करते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, आई का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। यानी आप जो कुछ भी, आपके पास उदाहरण एक नहीं, आपके पास उदाहरण हजारों होने चाहिए। आपके पास एक वस्तु से रिलेशन नहीं होना चाहिए, आपको ढेर प्रकार की वस्तुओं से रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन जब होगा, बच्चा एक वस्तु से रिलेट नहीं कर पाएगा तो दूसरी वस्तु से नहीं कर पाएगा, तीसरी वस्तु से। बच्चे के पास एक चीज समझ में नहीं आया, ले बेटा तेरे पास दूसरा वाला एग्जांपल है, उससे भी नहीं समझ आया, तीसरा वाला है, उससे भी नहीं समझ में, आजा हम एक्टिविटी करते हैं, उससे भी नहीं आया, चल आजा डिस्कस करते हैं, उससे भी नहीं आया, चलो अच्छा आ जाओ हम दोनों मिलकर के कोई ड्रामा करते हैं। यानी एक नहीं एग्जांपल, आपके पास ढेरों सारे एग्जांपल हो जिससे कि बच्चा समझ सके। तो जब प्रेजेंट करें, जब पढ़ाएं, तो पढ़ाने में इस तरह से पढ़ाएं कि आपके पास बौद्धिक रूप ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, तो ये है इंटेलेक्चुअल क्रिएशन का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे वह बौद्धिक रूप से पढ़ाएंगे, आपके अंदर में इंटेलेक्चुअल क्रिएशन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला एन है, एन का मतलब होता है अल्टीमेटली हम जहां पे जिस देश में रहते हैं, हम जहां पे जिस देश में रहते हैं उस देश की प्रतिभा, उस देश का जो है मान सम्मान हम बढ़ा करके रखते हैं। अगर हम जिस भी देश में रहते हैं, हम अपने भारत देश में है तो अपने भारत देश को हमेशा उसको गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम उसके झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। हम भारत की जो महिमा है उस महिमा को जो है आगे आगे लेके जाएंगे। तो इस महिमा का आगे गुणगान करना, महिमा का गुणगान करना, महिमा को और आगे लेके जाना, वह कहलाता है क्या, वह कहलाता है, वह कैसे आएगा, तो बच्चे के अंदर में नेशन बिल्डिंग कराना, इसे कहते हैं नेशन बिल्डिंग। एन का मतलब नेशन बिल्डिंग, यानी बच्चे को वो सारी बातें बताना कि आप किस तरह से होगा। जैसे अगर कहीं भी हमारे कानों तक अगर आवाज पहुंची कि जनगण मन जो है वह गाया जा रहा है, तो हम खड़े हो जाए, एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए कि जनगण मन गाया जा रहा है, जनगण मन का उच्चारण हो रहा है, जनगण मन कहीं जो है वो गुनगुनाया जा रहा है, तो हम खड़े हो जाएं। यह हमारा उस जनगण मन के प्रति हमारा क्या होगा, हमारा सम्मान होगा। हमारे जितने भी चिन्ह हैं, हमारे जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सारे लोगों का सम्मान करना, हमारे जितने भी मैनर है, जितने भी तरीके हैं, उन सारों का सम्मान करना। तो वो हमें क्या होगा, एक नागरिक का निर्माण होगा, एक नागरिक बन पाएगा, एक सज्जन व्यक्ति बन पाएगा, एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। तो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम कहीं रास्ते कोई धोखा ना करें, कोई चोरी ना करें। ये सारी बातें भी शिक्षक के अंदर में जब शिक्षण कराता है उस समय में ऐसा होना चाहिए। तो टीचिंग का मतलब है ये।
और जो सबसे आखिरी है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, वह तभी कर पाएगा जब क्या होगा, लेने वाले से देने वाला थोड़ा ऊपर होगा, तभी तो कोई लेगा, नहीं तो कौन सुनने वाला है किसकी। आजकल आज के जमाने में तो और भी टफ हो गया है, क्योंकि हर जगह सभी के जेब में, पहले तो नहीं होता था, आजकल सभी के जेब में ज्ञान भरा हुआ है। जेब में से निकालो ज्ञान को, क्लिक करो, ज्ञान निकल करके आपके सामने हाजिर है। बोल क्या चाहिए तेरे को, वो सारा कुछ ज्ञान हाजिर है। ज्ञान अगर निकला, हमको तो पता ही नहीं चलता था, अगर ये शब्द अगर खोजना है कि नेशन होता क्या है, तो हम डिक्शनरी में खोजते खोजते थक जाते थे। अब उसमें भी एन के जाते थे, एन के बाद एन ए कहाँ होगा उसको खोजते थे। आज तो खाली बोलो मुंह से, नेशन का मतलब क्या होगा, हेलो गूगल। जैसे ही बोलोगे हेलो गूगल, हेलो गूगल क्या करेगा, सारी बातें आपको बता देगा। एलेक्सा बोल जरा पंखा कैसे चालू करे, तो एलेक्सा तुरंत बोलेगी, अच्छा स्विच वहां पे मैं चालू कर दूं क्या, आप बैठे रहो, एलेक्सा पंखा चालू कर देगी। ये आजकल जमाने में हाजिर हो गया है, पहले नहीं था। तो आज आपको उससे ऊपर होना पड़ेगा। पहले तो नहीं था, बट उस समय भी ऐसे ही लोग थे, उस समय भी आपसे उतना समाज में तो चल ही रहा था। बट आज टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों का माइंड इतना बढ़ गया है, जो माइंड का लेवल है वो बढ़ गया है। तो आपको एज ए टीचर जब टीचिंग करते हो तो आपका लेवल उनसे ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए तो उसे क्या कहेंगे, जीनियस होना। क्या होना, जीनियस होना उसे कहेंगे। यानी आपका माइंड, आपका जो दिमाग है वह जीनियस होना चाहिए, वह जीनियस होना चाहिए, ताकि आप कुछ बेहतर तरीके से बच्चे को बता सको, यानी जिसको आप समझा रहे हो वह हो सके। तो ये सारी बातें हैं। टी मतलब टैक्टफुल, तर्कपूर्ण। ई मतलब इफेक्टिव लाइफ, यानी उसके जो प्रभावी जीवन में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। अचीवमेंट विद अफेक्शन, यानी बच्चे के व्यवहार में एक सकारात्मक जो है वो प्यार से उसका अचीवमेंट हो सके, कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके, ऑनेस्टी बिल्डिंग हो सके, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन हो सके, नेशन बिल्डिंग हो सके, जीनियस हो सके। ये सारी बातें जो है वो आती है किसमें, ये टीचिंग के रूप में आती है। एक तरह से ये सारी क्या है, ये टीचिंग की विशेषता भी है, ये टीचिंग की विशेषता भी है। चलिए हमने इतनी बातें समझ ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करेंगे। हमने यहां तक पढ़ा, चलिए अब हम बात करते हैं कि टीचिंग के कंपोनेंट क्या है। जो टीचिंग है उससे टीचिंग का कंपोनेंट क्या है उसको समझ लेते हैं। टीचिंग के कंपोनेंट यानी टीचिंग के एलिमेंट्स क्या क्या है, टीचिंग के एलिमेंट्स को समझेंगे, यानी एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या, उसके तत्व कौन कौन से हैं। अच्छा एलिमेंट्स को, पहले एलिमेंट्स को ले लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग यानी कौन कौन होता है उसके अंदर में, तत्व कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर दो ही तत्व होते हैं। कौन होता है, दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं। एक तो होता है कौन, टीचर, और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स। यानी इसके तत्व कौन कौन से होंगे, टीचर और दूसरा होगा स्टूडेंट। या अगर कोई पूछे कि टीचिंग का एलिमेंट्स क्या होगा, तो टीचर और स्टूडेंट, यह दो लोग होंगे, इसके एलिमेंट होंगे। टीचिंग में एलिमेंट होते हैं। एक तीसरा एलिमेंट भी कहीं कहीं कहा जाता है कि एजुकेशन, जबकि एजुकेशन तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। जब ये और ये दोनों बीच में इंटरेक्शन करेंगे तो एक चीज घटित होगी, वह चीज घटित होगी एजुकेशन। तो एजुकेशन इनके बीच में घटने के बाद, जैसे हम पीसते हैं ना, हम जाता पीसते हैं या समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें से अमृत निकलता है, जाता पीसते हैं तो उसमें से आटा निकलता है, या हम कुछ निकलते हैं तो उसमें से जो एक चीज निकल करके आती है, क्रीम निकल करके आती है, एक वस्तु निकल करके आती है, एक ऑब्जेक्ट निकल करके आता है, वह होता है एक तीसरी बात। उसे कहेंगे यहाँ पे जो हम मंथन करेंगे इन दोनों के बीच में, तो मंथन होगा एजुकेशन। तो तीसरी बात भी होती है, बट यह तीसरी बात नहीं बताना है, एलिमेंट्स यहाँ पे दो ही होंगे। चलिए अब टीचिंग को एक तरह से और समझ लेते हैं। टीचिंग और क्या है, तो टीचिंग को हम यहाँ पे एक तरह से और समझेंगे। टीचिंग को और क्या कहेंगे, हम यहाँ ले लेते हैं। आपको ये बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। टीचिंग को कहते हैं आर्ट, और टीचिंग को कहते हैं साइंस, दोनों। टीचिंग को आर्ट भी कहते हैं और टीचिंग को साइंस भी कहते हैं। कैसे कहते हैं जरा समझते हैं। टीचिंग को कहते हैं आर्ट और टीचिंग को कहते हैं साइंस। टीचिंग साइंस भी है और टीचिंग आर्ट भी है। अब इस पे बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं साइंस ज्यादा है, आर्ट कम है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि टीचिंग में साइंस ज्यादा होती है, आर्ट कम होता है। अब साइंस कैसे ज्यादा होती है, साइंस कैसे होती है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप कहीं किसी क्लास में पढ़ाने जाते हो तो क्या करते हो, क्या आते हो बुला बुला करके पढ़ा देते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको सामने पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक चीज यहाँ पढ़ाई, दूसरी चीज यहाँ पढ़ाई, तीसरी चीज यहाँ पढ़ाई, ताकि आपके मन में जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहे। तो ये इससे पहले जो मुझे पढ़ाना है, इससे पहले तो मैंने कुछ तैयारी करी होगी, मैंने कुछ प्लान करा होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, पहले आपके मन में कोई दिमाग में विचार आएगा कि चलो हम कल पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे क्या, हमारा टाइटल क्या होगा,
टाइटल क्या होगा, टीचिंग, शिक्षण। तो शिक्षण से संबंधित कुछ आप पढ़ोगे, कुछ प्लान करोगे, उससे कुछ प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आओगे आप बताओगे। अब जिसको बताने जा रहे हो उसे कुछ तो कुछ बातचीत करोगे, उसको पता है नहीं पता है क्या पता है, वो सबका रिलेट करोगे। तो उसके बाद पढ़ाओगे, पढ़ाने के बाद फिर आप करोगे कि एक्सप्लेन करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, डेमोस्ट्रेट करोगे, मोटिवेट करोगे। यानी ये सब बातें क्या है, एक प्रोसेस में चल रही है, सिस्टमेटिक चल रही है। तो जहां पे भी कोई बातें सिस्टमेटिक चलती हो, साइंस के रूप में चलती हो। साइंस क्या कहता है, प्रकृति का अध्ययन करना क्रमबद्ध रूप में, प्रकृति का अध्ययन करना क्रमबद्ध रूप में। जब हम प्रकृति को क्रमबद्ध रूप में अध्ययन कर रहे हैं तो वह क्या होगा, वह होगा साइंस। यानी जब हम टीचिंग करते हैं, जब हम शिक्षण करते हैं, शिक्षण को क्रमबद्ध रूप में करते हैं, शिक्षण को क्रमबद्ध रूप में कर रहे हैं, तो यह क्या होगा, यह साइंस होगा। शिक्षण को क्रमबद्ध रूप में करने का मतलब क्या है, यह साइंस है। जब भी हम टीचिंग को किसी एक दो बातों के रूप में क्रमबद्ध रूप में कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं वो क्रमबद्ध रूप में कर रहे हैं, वो क्या होगा, ये साइंस होगा। साइंस में क्या होता है, साइंस में यहाँ पे एक वस्तु यहाँ होती है, एक वस्तु यहाँ पे होती है। जैसे यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे टीचर हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट हो गया। टीचर ने क्या किया, कोई बातें बताई इनको, इन्होंने कुछ बातें सुनी और इन्होंने को रिस्पॉन्स किया। तो ये जो है, ये कोई एक वस्तु है, एक टीचर है, टीचर ने कुछ इसको सिखाया, यानी ये कॉज हुआ, यह कॉज हुआ, पढ़ाने का तरीका, शिक्षक पढ़ा रहा है, कॉज। तो ये इसके ऊपर क्या हुआ, प्रभाव हुआ। यानी शिक्षण के पढ़ाने पर, शिक्षण कुछ पढ़ा रहा है तो इसके ऊपर कुछ प्रभाव हुआ, इसके अंदर कुछ विचार आया, कुछ जगह, इसके ऊपर प्रभाव हुआ। यानी कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट, इन दोनों के बीच में, कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या देखा जाता है, रिलेशनशिप देखा जाता है। इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, और यहाँ पे कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये जैसा जैसा हम पढ़ाएंगे, जैसा कुछ हम पढ़ाएंगे वैसा ही क्या होगा, बच्चे का ज्ञान विकसित होगा। यानी कॉज, कारण जितना मजबूत होगा, जितना पढ़ाने का तरीका मजबूत होगा, उतना ही बच्चे के अंदर में दिमाग का विकास होगा। यानी इसके और इसके बीच में जो कुछ भी इफेक्ट होगा वो निकल के आएगा, क्या, वो टीचिंग के रूप में निकल के आएगा। यानी जब हम इन दोनों के बीच में एक प्रक्रिया लेके आ रहे हैं, प्रोसेस लेके आ रहे हैं, तो घटित हो रहा है टीचिंग। इसीलिए कहते हैं टीचिंग क्या है, साइंस है। टीचिंग क्या है, साइंस है। यानी हम ये कहते हैं कि हम जितना जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना खांड डालेंगे, जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो शक्कर का मतलब जितना हम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे बच्चे के अंदर में उतना ही ज्ञान विकसित होगा। तो ज्ञान विकास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इफेक्ट तभी जाकर के बढ़ेगा। तो कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप देखने के लिए साइंस होता है। अब बात करते हैं आर्ट क्या है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे स्पीच का मॉड्यूलेशन थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये मेरा पढ़ाने का जो तरीका है। मैं इस पढ़ाने को इस तरह से पढ़ा रहा हूं ताकि आप उस पर बिंदु पर समझ सको। इस पर इन्होंने सर ने पॉज किया हुआ था, इसको सर ने खींचा हुआ था, इसको उतार चढ़ाव किया हुआ था, तो इसी उतार चढ़ाव के हिसाब से बात करनी है। मैं कुछ ना कुछ बीच में थोड़ा बहुत ड्रामा भी कर रहा हूँ, यानी मेरे चेहरे में कुछ हाव भाव भी दिख रहा है। तो जो हाव भाव दिख रहा है, जो मेरा स्पीच का मॉड्यूलेशन है, या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, या मेरे जो समझाने का तरीका है, या मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, या पढ़ाने के तरीके या पढ़ाने का तरीका, ये सब स्टाइल है, ये सब स्टाइल किस में आती है, ये आर्ट में आती है। हम उसी चीज को कभी ड्राइंग करके पढ़ाते हैं, उसी चीज को हम कभी ड्रामा करके बताते हैं, उसी चीज को कभी हम सिंगिंग करके बताते हैं, उसी चीज को कभी हम लोड करके बताते हैं, पलोड करके बताते हैं, दौड़ करके बताते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। आपने मेथड पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे इसको, मेथड अलग अलग, टीचिंग के मेथड। तो वो मेथड क्या है, वो मेथड सभी अलग अलग क्या है, वो कला है, वह कला है। वह कला ही क्या बताती है, शिक्षण का तरीका। तो शिक्षण में जब हम अलग अलग प्रकार की चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो यह होती है कला। यानी कला के रूप में, या तो हुआ विज्ञान के रूप में और कला के रूप में समझाना। कला के रूप में समझाना का मतलब क्या, जैसे चित्रकारी करके, संगीत करके और ड्राइंग करके, कला बना करके, क्राफ्ट बना करके, ऐसे सारी बातों को लेकर के जब हम टीचिंग करते हैं अपने पढ़ाने के तरीके में, जब ये सब सारी बातें लेके आते हैं, तो टीचिंग क्या होती है, कला होती है। यानी जैसे हम बात करें तो एक है, अगर हम जब हम मैथ वो सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज लेके आता हूँ, तो ध्यान करिएगा। भाषा में आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा कि भाषा जब हियरिंग पर बच्चों को सिखाते हैं तो दो तरीके से सिखाते हैं। एक भाषा सिखाने का जो पद्धति है वो होती है स्ट्रक्चरल, एक होती है स्ट्रक्चरल होती है, और दूसरी क्या होती है, नेचुरल। अब स्ट्रक्चरल क्या करती है, यह कहती है कि जो भी करोगे वह एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, यानी साइंस लेके आओगे।
सिस्टमेटिक तरीके से सिखाओगे यानी साइंस लेके आओगे। जबकि नेचुरल कहती क्या, सिस्टमेटिक, भैया कोई जरूरत नहीं है, बच्चा जैसे सीखता है वैसे सिखाओ ना। वैसा जैसे कर रहा है बच्चा, कह रहा है कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाओ। बच्चा कह रहा है चलो आज हम छाया में बैठ करके पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं, चलो आज हम घूमने चलते हैं, कोई नहीं चलो आज घूमने चलते हैं। तो वैसे ही जब हम ये नेचुरल लेके आते हैं, ये क्या हो गया, ये कला हो गई, ये आर्ट हो गया। यानी ये दोनों चीजें जैसे हम यहाँ सीखते हैं टीचिंग को, हम यहाँ लैंग्वेज की जब टीचिंग करते हैं, लैंग्वेज की जब टीचिंग करते हैं, इस लैंग्वेज की टीचिंग में जैसे हम फॉलो करते हैं वही चीज यहाँ पे भी टीचिंग में सारी बातें फॉलो करते हैं। यानी इसका मतलब क्या, टीचिंग क्या है, साइंस है, और टीचिंग क्या है, आर्ट है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या है, इतना आपको समझा। अब हम यहाँ से समझेंगे, कुछ बातें करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो है हम उसको कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे समय जो है आज का इसका सेशन जो पूरा होता है, यहाँ से हम आपसे लेते हैं कुछ क्वेश्चनिंग। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ लेगा। आज हमने बात करी आपके सामने टीचिंग क्या है, तो टीचिंग की बातें समझाई कि टीचिंग बातचीत की प्रक्रिया है, वह सीटीपी ट्रेनिंग और नर्चरिंग है, वह अर्थपूर्ण ज्ञान समझ और कौशल विकसित करना है, सर्वांगीण विकास करना है, एक्सप्लेनिंग के माध्यम से, क्वेश्चनिंग के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेटिंग के माध्यम से, मोटिवेटिंग के माध्यम से। टीचिंग में टीचिंग के जितने भी इसके लेटर्स हैं TEACHING, तो टीचिंग के मैंने अर्थ को इसकी विशेषता के रूप में समझाया। और फिर मैंने आपको बताया कि टीचिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, तो टीचिंग के एलिमेंट्स मात्र दो हैं, दो एक बीच में आता है, वो बीच में घटित होता है, जैसे कॉज और इफेक्ट के बीच में घटित होता है, वैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में घटित होता है। तो ये टीचर और टीचिंग, इसके दो एलिमेंट्स हैं। टीचिंग को कहते हैं आर्ट भी, और टीचिंग को कहते हैं साइंस भी, और टीचिंग को कहते हैं आर्ट भी। कुछ ऐसे विद्वान लोग, कुछ ऐसे व्यक्ति लोग वह कहते हैं कि टीचिंग साइंस ज्यादा होती है, आर्ट कम होती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीचिंग आर्ट ज्यादा होती है, साइंस कम होती है। वही जैसे डिबेट है कि स्ट्रक्चर मेथड से पढ़ाना, वही कोई कहता है कि नेचुरल मेथड से पढ़ाना। आज का समय जो है, आज के समय में यह जो जैसे ही हम बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड की बात कर रहे हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड में आज के समय में यह कह सकते हैं कि जो टीचिंग है वो आर्ट के रूप में ज्यादा है, वह साइंस के रूप में कम है। यानी उसको सिस्टमेटिक रूप से बाद में समझाना है, पहले तो उसको जो है आर्ट के रूप में समझाना है। अब ये और बात करें तो प्राथमिक स्तर पर जो है वो शिक्षण जो हमेशा होती है वो आर्ट के रूप में होती है, और जैसे ही आगे हायर एजुकेशन में जैसे ही बढ़ते हैं तो हायर एजुकेशन में बढ़ने पर साइंस क्या होता है, जो टीचिंग है वो साइंस के रूप में आती है। इस तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं। यानी समझ सकते हैं टीचिंग को प्राथमिक स्तर पर, यानी जो प्री प्राइमरी लेवल है, प्रिपरेटरी क्लास है, उस प्रिपरेटरी क्लास में और प्राइमरी क्लास में, इन दोनों में आर्ट के रूप में टीचिंग प्रयोग करी जा सकती है। और जैसे ही हायर एजुकेशन में जाएंगे, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पे जब जाएंगे, तो हायर एजुकेशन में जब जाएंगे तो वहां पे टीचिंग वो साइंस के रूप में ज्यादा बनने लगती है, वो आर्ट के रूप में कम होने लगती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। चलिए, अब हम इसके बाद समझेंगे, हमारा जो अगला वाला जो मुद्दा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के स्टेप्स। ये सब हम कुछ चीजें जो है वो हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ से आज का सेशन, ये जो लेक्चर का सेशन है, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। अब यहाँ से हम आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस शेयर करते हैं, प्रश्नों का जवाब आप लोग देंगे। प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे कि स्व जांच हम लेते हैं हमेशा, उसी स्व जांच के रूप में हम आज आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए, तो स्व जांच के लिए सभी लोग रेडी हैं? स्व जांच के लिए सभी लोग रेडी हैं? ओके, चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है, जरा मुझे कोई वहां से रिस्पॉन्स दे दे। एनीवन? जी सर, हो रही है। ओके, चलिए वेरी गुड। तो पहला प्रश्न लेते हैं स्व जांच के लिए। पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। चलिए देखिए, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण के विषय। क्वेश्चन शेयर नहीं हो रहा है? हाँ, चलिए देखिए जरा, ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, अपना म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है तो। हाँ, वॉलेंटियर भी जरा ध्यान कर लेंगे। ओके, शिक्षकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? चैट बॉक्स में आ रहा है। ओके, 4, श्रेणी 4। ओके ओके, गोविंद 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आगे, सिकंदर, गरिमा, आगे 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 आगे, चलिए चलिए जवाब दीजिए फटाफट। दीनू राठौर 4। ओके, उषा, शेषकरण
चलिए आगे जवाब सभी लोग दीजिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा जवाब से हमको पता चलेगा कि हमारा जो पढ़ाया गया है वो आप सबको समझा कि नहीं समझा। ओके, हाँ सोनू जवाब, मनीष पटेल 4। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यानी शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, ये तो ठीक है। गतिशील शिक्षण कैसे होगा, जब हम उसमें क्या लेके आएंगे, आर्ट लेके आएंगे। आर्ट लेके आएंगे तो बच्चा क्या होगा, आर्ट में जब भी आएगा तो गतिविधियां आएंगी, गतिविधियों के माध्यम से सीखना, यानी एक्टिविटी बेस्ड के माध्यम से सीखना। तो जब हम एक्टिविटी बेस्ड लेके आएंगे तो क्या होगा, वह बच्चे ज्यादा वो सीखेंगे, गतिशील होकर के सीखेंगे, एक्टिव होकर के सीखेंगे। एक्टिव होकर के कैसे सीखेंगे, जब हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे। यानी यहाँ पे जवाब होगा क्या, होगा 4। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। चलिए मैं भी पढ़ते चलता हूं। हाँ, पहला है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने को मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार से उपचार देना चाहेंगे। अतिरिक्त ध्यान नहीं देना, क्योंकि बहुमत को नुकसान हो सकता है, यानी मेजोरिटी को नुकसान हो सकता है। उनको अगर ध्यान देंगे तो कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ख्याल रखेंगे। ओके, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 4, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें और उसके लिए सुविधाजनक गति से प्रयास करें, पढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। गोविंद, शेषकरण, सभी लोगों ने, हिमाली, वाह बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है उसे हमें आगे बैठाना है ताकि आपकी जो लिखावट है, जो लिखी हुई बात है, वो उसको समझ में आ सके। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। जवाब था 4। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह, शिक्षक कब सफल होगा, वह क्या करेगा कि सफल हो। छात्रों को बेहतर नागरिक बनने पर में मदद करे, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करे, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करे, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करे। क्या होगा, प्रेम सिंह 1। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार फिर से रिकॉल करिए, फिर से जरा ध्यान करिए। सही है, शिक्षक का काम है, मैंने बताया कि बेहतर नागरिक तो बनाना है। और थोड़ा सा एक बार और ध्यान करिए। हाँ, यहाँ पे जो बात है, शिक्षक को अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें तो शिक्षक को अगर यहाँ पे देखें कि छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करें, तो बेहतर नागरिक तो वह बिना पढ़े भी मदद कर सकता है। अगर आप चाहो खाली मेंटर करो तो मेंटर करने से भी वह बन सकता है, घर पे हो तो वो कर सकता है। छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करना बस मात्र विषय का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, छात्रों को परीक्षा के लिए उत्तीर्ण करना यह भी नहीं है। है क्या, विषय वस्तु जो भी आप पढ़ा रहे हो वह बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से, अच्छी तरीके से बच्चे को प्रस्तुत करना, यानी सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो जवाब इसका क्या होगा, जवाब होगा विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। यह तभी शिक्षक सफल हो सकता है। शिक्षक सफल तभी होगा जब वो अपनी बातों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएगा, अपने ज्ञान को, अपने विषय वस्तु को प्रेजेंट कर पाएगा, तभी सफल होगा। यहाँ पे मात्र शिक्षक की बात हो रही है, यानी कोई आपको असेस कर रहा है तो असेस करने पर वह आपको कैसे करेगा, यहाँ पे हमारी बात को असेस करेगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने को ही असेस करेगा। यहाँ पे विषय वस्तु को ढंग से प्रस्तुत करना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या। अगर एक क्लास को मेंटेन करना है, उसकी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों को के साथ में सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। क्या कर सकते हैं, जवाब बहुत बढ़िया। सिकंदर, सतपाल, हिमाली, मनीष, बहुत बढ़िया, सालों का जवाब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उषा, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए तो क्या हो सकता है जवाब, सोनू 4, बहुत बढ़िया। तो छात्रों को वह करने देना जो उसे पसंद है। तो भैया वो कहेगा कि सर जी हमारा हमको बाल आपको खींचना है, तो वो बाल खींचेगा, तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा क्या, नहीं। छात्रों के साथ में अगर सख्ती से पेश आएंगे, जितना रबर को दबाएंगे उतना ही उछलेगा, तो दबाना भी नहीं है। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या है, चल तू बैठ जा और ये काम कर, कभी भी अनुशासन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। बच्चों को विनम्रता से समझाए, बेटा क्या है, क्या हुआ, नहीं आ रहा है, अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वो कभी बात नहीं करना, बात नहीं करना, बैठ जाओ। तो कभी विनम्रता से, कभी दृढ़ता से, दोनों बातों से जब आप पेश आएंगे तो आपका अनुशासन क्या होगा, वो मेंटेन होगा। कभी आप हंस दीजिए, कभी बच्चे को डांट दीजिए, ये जब दोनों आप लेकर चलेंगे, मॉड्यूलेशन जब दोनों लेके चलेंगे, क्या होगा, अनुशासन विकसित होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के पहले दिन, यानी आपका पहला दिन है, यदि शिक्षक द्वारा छात्रों से अपना परिचय बताने के लिए कहा जाए, परिचय बताने के लिए कहा जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब अगर, प्रश्न को समझ लीजिएगा,
अब टीचर है कोई और वह कहता है कि बच्चों को अपना परिचय देने के लिए कहो, सभी बच्चे अपना अपना परिचय दो, तो क्या करना चाहिए? उन्हें बाद में मिलने के लिए कहा जाए, पहले उन्हें अपने बारे में संक्षेप में बताया जाए, सही मांग पर ध्यान दें, पढ़ाना शुरू करें, अवांछित मांग पर छात्रों को डांटे। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने जवाब दिया है। सबसे पहले अपना परिचय बताओ, सबसे पहले अपना परिचय बताओ, बाद में बच्चों का परिचय लो। मैं कौन, मैं फला, मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा परिचय है। अच्छा, अब आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए। तो इस तरह से जब परिचय लेंगे तो क्या होगा, बच्चे सारे पहले कैसे बताना है वो बताना जब सीख लेंगे तो वो अपना अपना परिचय जो है वो देने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उन्हें पहले अपने बारे में संक्षेप में बताए, फिर बच्चों से पूछे। तो यहाँ तक जो था 5 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। चलिए, यहाँ पे इसका जवाब था 2। सो ये सेशन जो है यहाँ पे आज का पूरा होता है। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जो है हम आपसे बस 5 मिनट या 2 मिनट के बाद ही तुरंत हम प्रस्तुत हो रहे हैं, मिल रहे हैं अगला वाला सेशन लेकर। थैंक यू। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शिक्षण कराते समय अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, साथ साथ में लर्निंग डोमेन कौन कौन से होते हैं, अधिगम के पक्ष कौन कौन से होते हैं, अलग अलग अधिगम के पक्ष होते हैं, उसके बारे में आपके बीच में मैं चर्चा करूंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जहां कहीं ना समझ में आए वो हमसे पूछिएगा। तो आज हम इसके बारे में समझते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। बोर्ड पे अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, चलिए तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता क्या है, ये हमारे जब हम लेसन पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में यह आता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आया है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता क्या है, और यही अगर अगर एग्जाम में आ गया, सुपर टेट में आ गया लिखने के लिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या हमें अगर टेट में पूछ दिया कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है और इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो हम इसका जवाब कैसे देंगे, इसी से संबंधित मैंने ये आज इसको टॉपिक को सबसे पहले दिया हुआ है, क्योंकि ये जरूरी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इंस्ट्रक्शनल का मतलब ही है, मैं भी समझा रहा हूं, इंस्ट्रक्शनल का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ सूचना प्रेषित करना। सूचना प्रेषित करना, क्या प्रेषित करना, तो सूचना प्रेषित करना। अब सूचना प्रेषित करने वाला कौन होगा, इससे संबंधित मैंने पीछे के लेक्चर में समझाया। सूचना प्रेषित करना, उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि सूचना प्रेषित कौन करता है, सूचना प्रेषित कौन करता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अभी पीछे कौन, टीचर। अभी मैंने आपको पीछे के एक लेसन में मैंने लेक्चर में समझाया कि टीचर जो है जब टीचिंग करता है, टीचर जब टीचिंग करता है तो कुछ सूचनाएं प्रेषित करता है, और लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। टीचर जब कोई टीचिंग करता है तो कुछ सूचनाओं को प्रेषित करता है, देता है, कुछ सूचनाओं को प्रेषित करता है, देता है, और लर्निंग के सिचुएशन में स्टूडेंट्स जब कुछ सूचनाएं ग्रहण करते हैं तो वह उन सूचनाओं को ग्रहण करना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का रोल क्या है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का रोल है कि जो भी आप अनुदेशन दें, वह अनुदेशन देने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे मैं आपको ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य बता रहा हूं, तो इसका उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य समझ में आना चाहिए बच्चे को। जब तक एक टीचर को अब उसका अनुदेशनात्मक उद्देश्य समझ में नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कि उसको क्या करना है, उसको कैसे जाना है, किस प्रकार से समझाना है, या वह नहीं समझ पाएगा। जब वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे क्या समझाना है, बच्चे को क्या ज्ञान देना है, बच्चे को क्या समझाना है, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। आप लोग जानते होंगे, और बहुत बार इसकी चर्चा भी हुई है, किसकी चर्चा हुई है, तो मैंने बहुत बार कहा हुआ है कि KSA, बच्चों के अंदर में ये 3 चीजें डेवलप करनी होती है। बच्चों के अंदर में 3 चीजें डेवलप करती है। टीचिंग का ये मूल मंत्र है कि टीचिंग करते समय ये आगे जाकर के एक्सपेक्टेड है, बच्चों में एक्सपेक्टेड है क्या,
कि बच्चों के अंदर में नॉलेज का विकास हो जाए, बच्चों के अंदर में स्किल आ जाए और बच्चों के अंदर में एटीट्यूड का विकास हो जाए, बच्चे एटीट्यूडनल उनके अंदर में बदलाव आ जाए। तो यह तीन चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं बच्चों में। यानी टीचर जब भी कुछ भी क्या देगा, जब भी कुछ अनुदेशन देगा, जब भी कुछ सिखाएगा, जब भी कुछ बताएगा, उस बताने के बाद बच्चों में क्या सुधार होगा, बच्चों में क्या बच्चे ग्रहण कर लेंगे, तो ग्रहण करेंगे बच्चे KSA, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड। नॉलेज स्किल और एटीट्यूड विकसित करेंगे तो वही वो जानना हमको कि हमारा ज्ञान, हम जो ज्ञान दे रहे हैं, जो टीचिंग दे रहे हैं, वह किस प्रकार का होगा। यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब आपने समझा ना, कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य में शिक्षक क्या पढ़ाएगा, क्या बताएगा, कौन सी सूचना देगा कि बच्चे सूचना ग्रहण करके उनके अंदर में कुछ विकास हो सके, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। मैंने समझा तो दिया ही आपको, एक बार और इसको थोड़ा सा लाइनिंग में समझा देते हैं क्या होगा। तो जो भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षक जो कुछ भी सिखाएगा, शिक्षक जो सिखाएगा उससे बच्चों में क्या सक्षमता आएगी, यह जानना यानी हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें पहले रेडी होना, हमारा जो सूचनात्मक उद्देश्य है वो पहले से रेडी होना कि हम बच्चे के अंदर में क्या विकास करना चाहते हैं। बच्चे के अंदर में क्या विकास करना चाहते हैं, नॉलेज, बच्चे के अंदर में स्किल विकास करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर में एटीट्यूड विकास करना चाहते हैं। इन्हीं तीनों को ध्यान रखिएगा, मैं इन तीनों को रिलेट करूंगा आगे जाकर के। इन तीनों बातों को ध्यान करिएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में बात करूंगा किनको, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड को। अब ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो हम लेसन पढ़ाते हैं तो हम लिखते हैं कि बच्चों में ज्ञान बोध एवं अनुमिति आधारित प्रश्न पूछूंगा। जब हम लेसन पढ़ाते हैं तो उसमें पूछते हैं ज्ञान बोध एवं अनुमिति आधारित प्रश्न पूछूंगा, तो ज्ञान बोध अनुमिति आधारित प्रश्न पूछूंगा तो ज्ञान बच्चे का जानकारी लूंगा, बच्चे का बोध जानकारी लूंगा और बच्चे का एटीट्यूड या बच्चे का एप्लीकेशन जानने की कोशिश करूंगा। यानी कोशिश करूंगा, ये सब सारी बातें बच्चे को आ गई होंगी तभी तो प्रश्न पूछोगे भैया, तभी तो टीचर प्रश्न पूछेगा। तो यानी कि बच्चे के अंदर में ज्ञान बोध एवं अनुमिति, ज्ञान बोध एवं अनुमिति, अनुमिति मतलब एप्लीकेशन, ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछोगे, बोध के आधार पर प्रश्न पूछोगे एवं अनुमिति के आधार पर प्रश्न पूछोगे। या प्रश्न पूछोगे, प्रश्न क्यों पूछोगे भाई, प्रश्न इसलिए पूछोगे कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, वह आप लोग सही सही तरीके से जवाब दे रहे हो तो जो मैंने उद्देश्य बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं। पूर्ति हुई कैसे कि ज्ञान बच्चे के अंदर में आया, हमारा उद्देश्य क्या था, बच्चे के अंदर में ज्ञान का विकास करना, बच्चे के अंदर में स्किल का विकास करना, बच्चे के अंदर में एटीट्यूड का विकास करना, बच्चे के अंदर में ज्ञान का विकास करना, बच्चे के अंदर में बोध का विकास करना, बच्चे उसको अप्लाई कर सके, यह सब चीजें डाल देना। तो क्या यह चीजें जो हमारा उद्देश्य था, इस उद्देश्य की पूर्ति हुई, उसी पूर्ति को जानने के लिए हम इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, हम इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं और हम इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में, यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव सॉरी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। यानी यहाँ पे उद्देश्य क्या है, शिक्षक जो सिखाएगा उससे बच्चों में क्या सक्षमता आएगी, सक्षमता क्या आएगी, क्या यह नॉलेज विकसित हुआ, क्या स्किल विकसित हुआ, क्या एटीट्यूड विकसित हुआ, यह चीज को जानना। इस चीज को जानना, इस चीज को जान करके ही पता चलता है कि बच्चे के अंदर में विकास हुआ या नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या विकास होना चाहिए। तो यह हमें क्या है, यह एक प्रत्याशित परिणाम भी देता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य से पता चलता है, इससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर में प्रत्याशित विकास हुआ है कि नहीं। क्या प्रत्याशित विकास हुआ है या नहीं, प्रत्याशित विकास हुआ है या नहीं, यह भी जानकारी मिलती है। यानी जो आप चाहते हो कि नॉलेज स्किल और एटीट्यूड का विकास हो बच्चे में, यह विकास हुआ है या नहीं, यह भी जानने में मदद मिलती है, यह भी जानने में मदद मिलती है। इसमें बच्चे का हम क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो आपने जो उद्देश्य बनाया था वह उद्देश्य बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप में समझ में आ गया है,
बच्चे को ज्ञान आधारित प्राप्ति हो गई है कि नहीं, ज्ञान आधारित प्राप्ति हो गई है ये जानना। और क्या जानना, तो बच्चे को यह जानना कि उसको बच्चा क्या अप्लाई कर पा रहा है, बच्चा ज्ञान को अनुप्रयोग, बच्चा ज्ञान को अनुप्रयोग कर पा रहा है। जैसे अनुप्रयोग करना कैसे, मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमने बच्चे को अभी क्लास में 8+2 समझाया, 8+2 समझाया, हमने बच्चे को समझाया कि यहाँ पे 8 वस्तुएं हैं, यहाँ पे हम 8 वस्तुएं लेंगे। अब 8 वस्तु में 2 वस्तुएं और जोड़ देंगे तो मिला देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मिलकर के कितना हो जाएगा 10। बच्चे को हमने एक कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया। अब हम आगे जाकर के अपने बच्चे को कह दिया कि चलो ये जोड़ो और ये जोड़ो, कितना होगा। तो बच्चा क्या इसका जवाब दे पाता है, वह क्या यहाँ पे वही सारी बातें लिख रहा है, यहाँ पे वही सारी बातें लिख रहा है। अगर ये सारी बातें लिख करके वह जोड़ रहा है कि 11 होगा, इसका मतलब वो बच्चा ज्ञान का अनुप्रयोग कर पा रहा है, बच्चा ज्ञान का अनुप्रयोग कर पा रहा है। ज्ञान को उसने सीखा कि धन कैसे करते हैं, यानी जोड़ कैसे करते हैं, मिलाते कैसे हैं, मिलाने की प्रक्रिया बच्चा समझ गया है। बच्चे को 8 का मूल्य पता है, बच्चे को 2 का मूल्य पता है, 2 कैसा होता है, और इन दोनों को जोड़ने पर भी पता है, इसको समझ भी आ गई, इसको ज्ञान भी आ गया, इसका अनुप्रयोग भी करना जानता है। यानी हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो ये एक जानना, और यह जानना कि बच्चा उसको कितना अप्लाई कर पा रहा है, कितना चाहता है, और वह किस लेवल तक उसको प्रदर्शित कर पाता है। अनुप्रयोग तो करना, उसको किस लेवल तक अनुप्रयोग कर पाता है, यह भी उसका स्तर क्या है, अनुप्रयोग करने का स्तर क्या है, यह भी जानना। यानी हम कुछ ऐसे कठिन भी प्रश्न देते हैं कि बच्चा क्या उसको अनुप्रयोग करने का स्तर, लेवल कितना है, क्या बच्चा उससे अधिक, क्या बच्चा इससे अधिक वाला प्रश्न भी कर सकता है, क्या बच्चा इस प्रकार का भी प्रश्न कर सकता है। अगर इस प्रकार का भी प्रश्न, अभी तो हमने खाली 1 डिजिट का ही उसको जोड़ बताया, अगर हमने 1 अंकों का जोड़ बताया, क्या बच्चा 2 अंकों का जोड़ भी अपने आप से कर सकता है। तो हमने ये देने के बाद एक प्रश्न इसको ये भी दे दिया, एक इबारती प्रश्न भी दे दिया, एक ये प्रश्न दे दिया, एक इबारती प्रश्न दे दिया, 2 प्रश्नों को बच्चा हल कर ले रहा है। इसका मतलब कि पढ़ाने का जो लेवल है, जो उसका अनुप्रयोग करने का लेवल है, वो ज्यादा है। अब बच्चा जो है, हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चा जितना सिंपल सा, ये दहाई वाले में जा ही नहीं रहा है, बच्चा दहाई से ऊपर जा ही नहीं रहा है, बच्चा खाली इकाई में है। यहाँ पे हम ये जो हमने देखा, यहाँ बच्चा 3+2, बच्चा बस इतना ही कर पा रहा है, इकाई वाले चीजों को ही समझ पा रहा है, छोटी छोटी वस्तुओं को ही। तो अब बच्चे का जो लेवल है वह एवरेज का है या उससे नीचे है। तो यहाँ पे हमें हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से ये भी पता चलता है कि बच्चे का लेवल क्या है और बच्चे को हमको कितनी और मेहनत करनी है, तो ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। चलिए, हमने इतना समझ लिया ये बातें कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को करने के लिए 2 तरीके से हम बात करते हैं। जब भी हमारा हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का तरीका हमारा 2 होता है। इतना अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम यहां से समझेंगे कि 2 तरीका क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो हम जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए हमारा 2 माध्यम होता है। 2 माध्यम क्या होता है, एक होता है जिसको कहते हैं टीचिंग, एक होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा क्या होता है, एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव, एक हमारा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो हमारा जो ऑब्जेक्टिव को भी ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार का हम बनाते हैं टीचिंग करते समय, एक को कहते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एक को कहते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य, और दूसरे को कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब है क्या, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं और फिर हम इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कि क्या इन दोनों का मतलब होता है। चलिए, तो जो हमारा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है कि हमने शुरू से लेकर के अंत तक क्या क्या सीखा, यानी यह होल चीजें बताता है। क्या बताता है, होल चीजें। बच्चा ने जैसे ही क्लास फर्स्ट में
स्टैंडर्ड फर्स्ट में एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, और यहां से प्रवेश होने के बाद बच्चा जैसे ही सेकेंड में गया, यहाँ पे फर्स्ट पास किया, गया और पास किया, फिर सेकेंड में इंटर लिया। तो यहां से यहां तक की प्रक्रिया में जो 1 ईयर का जो प्रक्रिया थी, 1 ईयर, इस 1 ईयर में बच्चे ने क्या गेन किया, बच्चे ने क्या गेन किया, बच्चे ने क्या गेन किया, यह कहलाता है क्या, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी उसका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे ने पूरे पूरे उसमें, पूरे उसके 1 ईयर में, पूरे उस एकेडमिक ईयर में, उस पूरे मंथ में, उस पूरे मंथ में या उस पूरे दिन में, उस पूरे दिन में भी बात कर सकते हैं, दिन का भी ले सकते हैं, दिन का ले सकते हैं, सप्ताह का ले सकते हैं, वर्ष का ले सकते हैं। यानी एक दिन में बच्चे ने कितना सीखा, एक महीने में कितना बच्चे ने सीखा, एक पूरे एकेडमिक ईयर में बच्चे ने कितना सीखा, यानी कितना में क्या, उसका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने हिंदी में क्या सीखा, बच्चे ने गणित में क्या सीखा, बच्चे ने साइंस में क्या सीखा, विज्ञान में क्या सीखा, बच्चे ने सामाजिक विज्ञान में क्या सीखा, अलग अलग जितनी भी बातें हैं, जो भी है, खेल में क्या सीखा, लोगों से बातचीत करने में क्या सीखा, आर्ट में क्या सीखा, क्राफ्ट में क्या सीखा, सिंगिंग में क्या सीखा, जहां जहां बच्चे का प्लेसमेंट है उन सारों में बच्चे ने क्या सीखा, तो क्या सीखा, वह क्या होगा, वह होगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। वह होगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है क्या, जो लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। यह लॉन्ग टर्म होता है, यानी इसमें हम तुरंत का तुरंत पता नहीं कर पाएंगे, हमें इसमें समय लगता है, इसमें देरी लगती है, इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। या हमेशा यह जो है लॉन्ग टर्म होता है, जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यह होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म होता है, इसमें हर चीज का जो है एक निश्चित अवधि में पता करते। जैसे हम गए, हमको एक लेसन लेना है, वह लेसन हमारा 45 मिनट का है, तो 45 मिनट के लेसन में हमने देखा कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। हमारा एक मुद्दा था, एक टाइटल था, बच्चे को जोड़ सिखाना, बच्चे को जोड़ सिखाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब जोड़ भी हमने स्पेसिफिक कर दिया, जोड़ भी कैसा, 2 अंकों का, 2 अंकों का जोड़, कैसा, 2 अंकों का सिखाना, तो जोड़ 2 अंकों का जोड़ सिखाना, 2 अंकों का जोड़ सिखाना। हमने इसके लिए क्या किया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाया। हमने इसमें यह सीखा, यह देखा कि बच्चे को ज्ञान कितना होगा, बच्चे को बोध कितना होगा, यानी समझ कितनी होगी, और बच्चे के अंदर में कौशल कितना आएगा, यह सब कौशल कितना होगा। यानी अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर में कैसे कितना डेवलप होगा, बच्चे के अंदर में कितना कैसे डेवलप होगा, इस चीज को कहते हैं क्या, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। 2 बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी। मैंने शुरू में बताया कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो शिक्षक एक किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जो उद्देश्य बनाता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को मैंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से दोनों से अलग किया। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है, बच्चा पूरी प्रक्रिया में, पूरे क्लास में, पूरे वर्ष में जो कुछ भी सीखता है वह होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक जब किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर लेसन को जब पढ़ाने जाता है, उसमें जो कुछ भी वह बनाता है उसे कहते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य यहां तक हमने समझ लिया। अब इसी अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर काम किया गया है, इसी अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर काम किया गया है कि बच्चों के अंदर में यह विकसित कैसे हो, एक शिक्षक कैसे बेहतर तरीके से सिखाए, बेहतर तरीके से कैसे सिखाए कि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। चलिए अब हम यहाँ पे वापस से आएंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे। यहाँ पे तो इसको करने के लिए आप लोग जानते होंगे, नाम कभी सुना होगा, बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम की अध्यक्षता में, उनके चेयरमैनशिप में, बेंजामिन ब्लूम के चेयरमैनशिप में, वहां पे इसी को बेहतर करने के लिए एक टैक्सोनॉमी का निर्माण किया गया। टैक्सोनॉमी का निर्माण किया गया। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण एक हायरार्की में होता है। यानी सबसे छोटा क्या होगा, फिर उसके बाद इससे बड़ा क्या होगा, फिर उसके बाद मतलब ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 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 फिर उससे बड़ा क्या, एक हायरार्की में होता है। यानी इस हायरार्की में रखा जाता है, ये जो सबसे ऊपर है वो सबसे उच्च वाला है, ये सबसे नीचे वाला है बेस वाला है, बेसिक है। यानी इसको सबसे ज्यादा चाहिए, जो बड़ा वाला उसको सबसे कम चाहिए। तो इस तरह से वह हायरार्की में बनाया जाता है। ये हायरार्की में बनाने का टैक्सोनॉमी जो है वह निर्माण किया गया। अब टैक्सोनॉमी ये क्या है, इसी टैक्सोनॉमी का निर्माण किया गया कि टैक्सोनॉमी के आधार पर यह देखा जाए कि बच्चों को कैसे बनाया जाए, कैसे सिखाया जाए कि बच्चे के अंदर में नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल का विकास हो सके। चलिए ये मैंने आपको समझाया, हायरार्की होती है। हायरार्की हमने बहुत समय में लर्निंग में पढ़ा हुआ है। तो इसी को ऐसे ही टैक्सोनॉमी का विकास करने के लिए, इसी टैक्सोनॉमी को, इसी वर्गीकरण को विकास करने के लिए
बहुत सारे विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने इस पर प्रयोग किया। इस पर विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने बहुत सारा अभ्यास किया और अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आया कि उन लोगों ने यह प्रयास करने का कोशिश किया कि क्या होता है। अब इस अभ्यास में मुलाकात हुई बेंजामिन ब्लूम से। मुलाकात हुई किससे? बेंजामिन ब्लूम से। बेंजामिन ब्लूम से मुलाकात हुई। तो बेंजामिन ब्लूम वो अच्छे थे, इनको टीचिंग के बारे में जानकारी थी। तो इनको जो यहाँ पे अभ्यास हो रहा था, इस अभ्यास समिति का इनको अध्यक्ष बना दिया गया। इस अभ्यास समिति का इनको अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, ये चेयरमैन हो गए। अब चेयरमैन जब बने तो चेयरमैन के इनके चेयरमैनशिप में इस पर स्टडी होने लगी। किस पर? कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो कैसा, उसको एक बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए। तो यह जो अध्यक्ष है, यह इस पर स्टडी का जो स्वरूप है, स्टडी का स्वरूप स्टार्ट हुआ कब? स्टार्ट हुआ सबसे पहले 1948 में। जो स्टडी का स्वरूप है, इनकी अध्यक्षता में स्टडी जब पहली बार शुरू की गई तो 1948 में। 1948 में यह समिति जो है वो स्टार्ट की, प्रारंभ की। समिति प्रारंभ हुई कि क्या करना है, कैसे करना है। 1948 में एक समिति प्रारंभ हुई। समिति में जो है वह बहुत सारे कॉलेजों के, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जगहों के लोग इकट्ठा होने लगे। और इकट्ठा होकर के जितने भी विद्वान थे, मैंने कहा ना यहाँ पे विद्वान और शिक्षाविद, बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी लोगों के जो है आए। और यहाँ पे ये जो समिति प्रारंभ हुई, यह समिति कहाँ पे थी? यह अमेरिका में थी। समिति कहाँ पे थी? अमेरिका में। यह भी याद रखिएगा, अमेरिका में। और ये सारे लोग अमेरिका में ही इकट्ठा हुए। अमेरिका के कॉलेज, अमेरिका के विश्वविद्यालय और अमेरिका के महाविद्यालय, सारे जगहों से लोगों को इकट्ठा किया। जो अच्छे विद्वान थे, शिक्षण जगत में काम करने वाले थे, उनको इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करने के बाद वहां पे स्टडी प्रारंभ की गई। और सभी लोगों ने बहुत सारे अपने अपने दृष्टिकोण दिए कि पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। उसी समय में आप लोगों को याद होगा, इसी समय में अपने भारत में बहुत जोरों शोरों पे हमारा भारत जो है वो एकदम स्वतंत्रता की तरफ जो है बढ़ रहा था। और स्वतंत्र हो चुका था। और उस समय में हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी जो स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। इन्होंने 3H का फॉर्मूला दिया हुआ था। 3H का फॉर्मूला दिया होता है। ये 3H होता क्या है? तो 3H का फॉर्मूला सभी लोगों को याद होगा। इसको कहते हैं हेड, हार्ट एंड हैंड। ये 3H का फॉर्मूला इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, कि अपने जो उनका बुनियादी शिक्षण में उन्होंने कहा था कि हेड, हैंड और हार्ट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा सिखानी चाहिए। तो इसके लिए इसी पर इन लोगों ने इसी को उठाया और बात करी कि पढ़ाने के तरीके में क्यों ना हेड, हार्ट और हैंड को लिया जाए। तो इसको उन लोगों ने एक पूरा विस्तार में जो है पूरी चर्चा करी। तो शैक्षिक उद्देश्यों को इन लोगों ने इस पूरे समिति में विस्तार में चर्चा करी। 1948 में शैक्षिक उद्देश्यों की, शैक्षिक अनुदेशन उद्देश्यों की चर्चा की। अब चर्चा की तो इसमें चर्चा करने के बाद इन लोगों ने क्या किया? एक वर्गीकरण बनाया। उस चर्चा के वर्गीकरण का नाम दिया गया, यानी जब एक कंक्लूजन निकल के आया, उसका नाम आया शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया, उस कंक्लूजन का नाम जो रखा गया, उसका नाम रखा गया शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसका नाम रखा गया शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यह शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण रखा गया। अब यह जब 1948 से प्रारंभ हुआ, 1948 से प्रारंभ होते होते इसको 1956 में, तो 1956 में यह इसका नियम किया गया। ये लोगों ने चर्चा करी और चर्चा करने के बाद इसका नाम किसको दिया गया? क्योंकि यह किसके नाम पे हुआ था? अध्यक्ष के नाम पे हुआ था।
बेंजामिन ब्लूम के नाम पे हुआ था, इसीलिए तब से इसे बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम टैक्सोनॉमी इसको कहा गया कि क्या कहा गया, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहा गया तब से, या 1956 से इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी का नाम यहाँ पे दिया गया। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जब चर्चा करी गई तो उसमें कहा गया कि चर्चा जब करी गई तो इसमें कहा गया कि इसको ये 3H को लेके आना, तो 3H को लेके आने के लिए उन्होंने लर्निंग के डोमेन निर्धारित किए, यानी अधिगम के पक्ष भी निर्धारित किए और अधिगम के पक्षों की चर्चा करूंगा। अब जब 1956 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी बनी तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आगे जाकर के बहुत समय में इनके बेंजामिन ब्लूम के जो शिष्य थे और जो इस कमेटी में जो लोग काम कर रहे थे उन सारे लोगों ने समय समय पे अपना कार्यवाही करी। कार्यवाही करते करते एक समय आया 2001 में वापस से इनकी जो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी इसको रिवाइज किया गया, तो उस टाइम पे फिर रिवाइज टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया, उसे कहा गया टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, इस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया और फिर उसे कहा गया जो अगली वाली जो 2001 में बनी, ये 2001 में कैथ्रोल के संबंध में जब संशोधित किया गया, कैथ्रोल ने जब संशोधित किया उसे कहा गया टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। दो चीज यहां समझने की जरूरत है, इसको पॉज करने की जरूरत है, मैं यहां पे पॉज करता हूं, समझिए। इसे कहा गया टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, समझिएगा और ध्यान करिएगा, इसी पर प्रश्न आता है, ये बारीक प्रश्न है, जो बारीक प्रश्न मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात, जो 1956 में पूरी कमेटी के जरिए जो उद्देश्य बना, जो यहाँ पे एक वर्गीकरण बना, इस वर्गीकरण को जो टैक्सोनॉमी बनी जिसको कहा गया एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल टैक्सोनॉमी, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल टैक्सोनॉमी और एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की टैक्सोनॉमी, इसको कहा गया एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये जब बना, इस बनने को का नाम दिया गया ब्लूम की टैक्सोनॉमी 1956 में, इसीलिए इसे कहा जाता है शैक्षिक का मतलब इसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है टीचिंग के रूप में। ध्यान करिएगा, जो पहली वाली जो टैक्सोनॉमी है उसको नाउन के रूप में लिया था, उसको टीचिंग के रूप में लिया था, मैं बाद में इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगा। ये वाली इसको जो टीचिंग के रूप में लिया था और जब रिवाइज हुई, रिवाइज को लर्निंग के रूप में लिया जाता है। ये ध्यान करिएगा, पूछा जाएगा कभी कौन सी टैक्सोनॉमी टीचिंग के रूप में है और कौन सी टैक्सोनॉमी लर्निंग के रूप में है, यह प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है कभी कभी कि 1956 वाली जो टैक्सोनॉमी है वह टीचिंग वाली है या लर्निंग वाली है, या 2001 वाली जो टैक्सोनॉमी है वह टीचिंग वाली है या लर्निंग वाली है। जैसा कि नाम से परिलक्षित हो रहा है, आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा कि टीचिंग कैसे और लर्निंग कैसे है। टीचिंग इस वाली टैक्सोनॉमी को हमेशा नाउन से दर्शाया गया है। इसे कैसे दर्शाया गया है, नाउन से दर्शाया गया है। इसकी जितनी भी शब्दावली है, शब्दावली वह सारी नाउन से संबंधित है और जो इसकी शब्दावली है यह वर्ब से संबंधित है, यह वर्ब से संबंधित है। यह आगे मैं चर्चा करूंगा, आप समझिएगा। यानी 1956 में 1948 से इसकी समिति शुरुआत हुई, अध्ययन स्टार्ट हुआ। 1956 में एक इसका प्रस्ताव पूरा एक जो है उसका दस्तावेज तैयार हो गया। उस दस्तावेज को शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कहा गया, जिसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसे ही टीचिंग के रूप में देखा गया और इसे नाउन के रूप में देखा गया, इसके अंदर जो भी बातें थी। फिर आगे जाकर के 2001 में इसे टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग कहा गया, जिसे लर्निंग के रूप में देखा जाता है और इसे इसके वर्ब के रूप में देखा गया। अब इसको जब समझने के बाद बात करी गई तो इसको कैसे समझना है, इन बातों को कैसे हमको आगे लेके जाना है, तो समझने के लिए इसमें हेड, हार्ट और हैंड को लेके आया गया। हेड, हार्ट और हैंड को कैसे लेके आया गया उसकी चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे क्या कि हेड, हार्ट और हैंड को किस तरह से लिया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक हम इसको ले लेते हैं। हमारे पास समय कितना है, 31। ओके, 5 मिनट है तो 5 मिनट में समझा लेते हैं, फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं। 31 हो गया। ओके, यहाँ तो समझ आ गया ना सभी को? चलिए इतना भी रहने देते हैं, आगे आते हैं। यहाँ ये खत्म हो गया। हम यहाँ समझते हैं कि डोमेन ऑफ लर्निंग, अब डोमेन ऑफ लर्निंग के बारे में कैसे समझा गया, डोमेन ऑफ लर्निंग। अब डोमेन ऑफ लर्निंग मतलब सीखने के पक्ष या अधिगम के पक्ष, इसको हिंदी में कहा गया अधिगम के पक्ष, अधिगम के पक्ष। अब अधिगम के पक्ष में क्या बातें रखी गई, अधिगम के पक्ष को 3 रूपों में कहा गया। ध्यान करिएगा, इन 3 रूपों में कहा गया। जैसे मैंने बताया था
हेड, हर्ट और हैंड, तो तीन रूपों में कहा गया। पहले वाले को कहा गया क्या? संज्ञानात्मक पक्ष। पहले वाले को कहा गया संज्ञानात्मक पक्ष। पहले को कहा गया संज्ञानात्मक पक्ष। इसको कहा गया कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, ध्यान करिएगा, ये बहुत बारीक चीजें हैं और इसी पर प्रश्न आते हैं, ये समझ के रखिएगा। कॉग्निटिव डोमेन। दूसरे को कहा गया अफेक्टिव डोमेन। दूसरे को कहा गया अफेक्टिव डोमेन, जिसको हिंदी में कहा गया भावात्मक पक्ष या भावनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष, दोनों कह सकते हैं। भावात्मक पक्ष जिसे कहा गया अफेक्टिव डोमेन। टीचिंग में आया हुआ था अफेक्शन, कॉग्निशन विद अफेक्शन, हाँ, अफेक्टिव डोमेन। और जो तीसरा आया इसे कहा गया साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, अब इस पे चर्चा करते हैं। साइकोमोटर डोमेन, ये इसे जो है इस कॉग्निटिव डोमेन को कहा गया हेड के रूप में। इसे कहा गया किस रूप में? हेड के रूप में। हेड के रूप में कहा गया। इसे हर्ट के रूप में कहा गया। किसके कैसे देखा गया? तो हर्ट के रूप में इसे देखा गया। तो इसे इसका जो नाम है इसे कहते हैं मनोगतिकीय पक्ष। मनोगतिकीय पक्ष। तो मनोगतिकीय पक्ष को कहा गया हैंड के रूप में। इसे कहा गया हैंड के रूप में। चलिए ध्यान करिए, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा डोमेन्स ऑफ लर्निंग को इन्हीं, ये जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, इसी ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 1956 में ही चर्चा करी थी कि डोमेन कौन कौन से होंगे। उस समय पे महात्मा गांधी का जो स्लोगन था, जो 3H थे, उसी 3H को लिया गया, उसी 3H को नाम दिया गया। एक को कहा गया कॉग्निटिव डोमेन, दूसरे को कहा गया अफेक्टिव डोमेन और तीसरे को कहा गया साइकोमोटर डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन को कहा गया कि हेड। हेड मतलब क्या? हेड मतलब क्या कि मेंटल एबिलिटी या मेंटल स्किल। इसे कहा गया, हेड को कहा गया मेंटल स्किल। इसे कहा गया मेंटल स्किल। और हर्ट को कहा गया, हर्ट को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया इमोशन स्किल। यानी यहां पे कहा गया, इसको हर्ट को कहा गया इमोशन। और हैंड को कहा गया, हैंड को क्या कहा गया? काम से संबंधित। तो काम से संबंधित इसको कहा गया, इसे कहा गया क्या? इसे कहा गया हैंड को यानी वर्क। इसे कहा गया वर्क। वर्क कहा गया, या वर्क कैसे होगा? तो वर्क को ही कहा गया फिजिकल स्किल। फिजिकल स्किल, ये नाम रखा गया। यानी संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष। तो इसको कहा गया हेड, संज्ञानात्मक पक्ष को, कॉग्निटिव डोमेन को, अफेक्टिव डोमेन को कहा गया हार्ट और जो मनोगतिकीय पक्ष है उसको कहा गया हैंड। अब यहाँ पे इसी के अंदर कई सारे चरण दिए गए। इसके अंदर कई सारे चरण दिए गए। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ये वाली चीजें यहाँ आएंगी। जो यहाँ नाउन और प्रोनाउन है, इसको यहाँ पे लिया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। इसको अभी आज मैं खाली एक बेसिक बता रहा हूँ, इस पर चर्चा मैं कल करूंगा। बस इतना ही समझ करके रखिए, कल इस पे चर्चा करके पूछते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब जब इसको हेड की बात करिए, तो हेड में इसको कैसे समझना है, इसको इन्होंने हायरार्की के रूप में बताया। इसको इन्होंने 1956 और 2001 की जो दोनों कॉग्निटिव डोमेन थे, उसको इसी रूप में हायरार्की के रूप में इन्होंने दर्शाया। कैसे दर्शाया? तो इसको जो दर्शाया यहाँ पे इन्होंने बताया इसको कैसे समझना है। इसको समझने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि मैं इसको दूसरी पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको कहा गया KCA2SE। इसको इस तरह समझना है, KCA2SE, इसको इस रूप में कहा गया। यानी ये कहा गया। और दूसरा कहा गया RUA2EC, इसको इस रूप में कहा गया। ये समझ के रखिएगा, ये आप लोगों के लिए स्टडी है, आप लोग इसको घर पे स्टडी करिएगा। वापस मैं समझा देता हूं। ये KCA2SE क्या है? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन। दूसरा ए, यहाँ पे ए दो बार है। एप्लीकेशन के साथ में अप्लाइंग, एनालिसिस, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, अप्लाइंग, एप्लीकेशन, फिर उसके बाद एनालाइजिंग, फिर उसके बाद सिंथेसिस, फिर इसको कहेंगे इवैल्यूएशन। यानी ये 6 चीजें हैं। 6 चीजों को 1956 में कहा गया कॉग्निटिव डोमेन में: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। वैसे यहाँ पे कहा गया, इसका जो रिवाइज बना इसको कहा गया रिव्यूइंग, इसे कहा गया रिमेम्बरिंग। ये रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग,
अब फिर इसको कहा गया एनालाइजिंग, फिर इवेलुएटिंग और फिर कहा गया क्रिएटिंग, ये अलग से बना। फिर हर्ट को भी कहा गया, हर्ट को समझाया गया R2VOC, इसको कहा गया R2VOC, इसको कहा गया R2VOC। तो R2VOC को जो समझाया गया वो कैसे समझाया गया, इसका नाम ये अफेक्टिव डोमेन में रखा गया कि जो सबसे पहले है, सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले आपको समझाना, आपको क्या करना, तो आपको समझाना, समझाएंगे बच्चा क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो समझाने के बाद बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा, तो सबसे पहले क्या करना, रिसीव करना, जो कुछ भी है बच्चा रिसीव करेगा। यहाँ पे आर का मतलब है रिसीव करना, रिसीव, फिर रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना, फिर क्या करना, वैल्यू करना, वैल्यूइंग, वैल्यूइंग करना, फिर क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद फिर इसको करना कैरेक्टराइजिंग करना, कैरेक्टराइजिंग। तो ये आर, इसको इस तरह समझिए R2VOC, इसको समझेंगे KCA2SC, इसको RUA2EC, इसको समझेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे हैंड को, हैंड को कहा गया जिसको कि सैमसन ने, एलिजाबेथ सिम्पसन ने बनाया, इसको कहा गया IMPAN, इम्पान, इसे कहा गया IMPAN, इम्पान। इम्पान को कैसे समझाया गया, इम्पान में क्या आया, इम्पान में आया सबसे पहला आया आई को कहा गया इमिटेशन, इमिटेशन, फिर एम को कहा गया मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन आया। फिर पी को कहा गया कि प्रिसाइज, प्रिसीजन, प्रिसीजन। फिर ए को कहा गया, ए को कहा गया आर्टिकुलेशन, 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 और एन को कहा गया न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये इस तरह से समझाया गया। नीचे का दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, चलिए तो यहां तक हो सकता है, यहां तक दिखाओ। ये R2VOC है, ये IMPAN है इम्पान, और इसको ये नाम दिया गया 5 नाम, इसको ये नाम दिया गया 5 नाम, और ये नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये है, इसको बताया गया। अब ये जो है देने का काम ये किसने किया, तो ये बेंजामिन ब्लूम ने, ये जो है ये बेंजामिन ब्लूम और बेंजामिन ब्लूम के उनके जितने भी साथी थे, सहपाठी थे, जो लोग सहयोगी थे वो, तो ये ब्लूम ने दिया इसको, ब्लूम ने इसको कैथरॉन ने दिया, कैथरॉन ने दिया। अब जो ये वाला देने का काम है ये ट्रेवॉल और मारिया ने दिया, इसको मारिया ने देने का काम किया, मारिया ने, और इसको जो देने का काम किया है, इसको देने का काम किया है किसने, सिम्पसन ने, एलिजाबेथ सिम्पसन ने। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इतना करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है, हमारे पास समय कम बचा है। तो ये डोमेन मैंने आपको बताया कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद मैंने बताया कि शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है और अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है, इसको मैंने समझाया। अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने का प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई, 1948 से 1956, 2001, इस तरह से स्टार्ट हुई। यह स्टार्ट होते होते फिर आगे बढ़ा कि इसमें कुछ डोमेन का निर्माण किया गया, वो डोमेन का निर्माण जो है 3H के आधार पर लिया गया। वो 3H क्या, तो 3H को संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और साइकोमोटर गतिकी पक्ष के रूप में लिया गया, जिसे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन कहा गया। कॉग्निटिव को हर्ट कहा गया, इसको मेंटल कहा गया, अफेक्टिव को हर्ट कहा गया, इसको इमोशंस कहा गया, और जो साइकोमोटर उसको हैंड कहा गया, जहां पे फिजिकल वर्क लिया गया। वहीं हेड में जो है वो संज्ञान से लेने का काम, तो संज्ञान में ब्लूम ने एक बार बनाया 1956 में, अभी 2001 में इसको रिवाइज करके कैथरॉन ने बनाया। फिर अफेक्टिव डोमेन को बनाने का काम जो है मारिया ने किया, मारिया के साथ में मिलकर के जो है क्रेवॉल ने किया। तो क्रेवॉल मारिया ने इसको R2VOC का नाम दिया, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग कहा। फिर वही सिम्पसन ने बताया इसको इम्पॉन कहा। इम्पॉन, इसमें भी 5 पॉइंट थे, इम्पॉन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये 5 बातें इसमें, और जो है 5 बातें इसमें और 6 बातें इसमें। तो 6, 5, 5, इसको अगर शॉर्ट में समझना होगा तो कहेंगे KCA2SC या RUA2EC, इसको कहेंगे R2VOC, इसको इम्पान। इस तरह से करके समझ सकते हैं कि भावनात्मक पक्ष क्या होता है, और जो ये संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष क्या होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है
उनका ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में अभी मैंने आपको संक्षेप में बताया, इसको मैं विस्तार में आगे वाले जो लेक्चर होगा, आगे वाला जो सेशन है उसमें बताऊंगा। चलिए, तो यहां से हम आपके बीच में कुछ प्रश्न ले लेते हैं, कुछ प्रश्नों को आपके साथ में साझा करते हैं। चलिए, तो जहां कहीं आप लोगों को नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए, तो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान करिएगा, आपके बीच में कुछ आ रहा है। हाँ, ज्ञान का अर्जन, समझ का विकास, मूल्यों का विकास, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ज्ञान का अर्जन, समझ का विकास, मूल्यों का विकास, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण का उद्देश्य ध्यान से समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। ध्यान से समझ करके जवाब दीजिएगा। यहां देखिए, अब यही देखिए ना, ज्ञान का यानी संज्ञानात्मक ज्ञान आ गया, फिर समझ भावनात्मक, मैंने बताया था कैसे समझ, फिर मूल्य, मूल्य में अफेक्शन भी आ जाएगा, मूल्य में अफेक्शन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, और क्या, फिर मूल्यों का विकास। मतलब ये अगर हम बात करें तो कैसे नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये तो सभी आ रहे हैं ना, ज्ञान भी आ रहा है उसमें, समझ भी आ रही है उसमें, मूल्य भी आ रहा है, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा, सारे होंगे। जवाब क्या होगा? कोई नहीं। शिक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान में भी विकास करना, समय में विकास करना और मूल्य में भी विकास करना, सभी विकास होता है। तो जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, सारे सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जवाब होगा क्या? 4। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण है? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निरूपण करना, सामग्री या विषय का चयन कर जिसे पढ़ाया जाएगा, कार्य प्रणाली का चयन करना, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण होगा? क्या होगा? सामग्री या विषय का चयन करना जिसे पढ़ाया जाए, कार्य प्रणाली का चयन करना, इनमें से कोई नहीं। सही बात है, सही बात है। चलिए, जवाब आएगा क्या? एक। यहाँ पे अनुदेशन से ही समझ में आ रहा है, तो हमें पहले तो ये निर्धारित करना उद्देश्य हमारे क्या होंगे, उद्देश्यों का हमें निर्धारण करना कि हमें उद्देश्य, हम कौन कौन से किस उद्देश्य जाएंगे, उसी हिसाब से अपना चयन करेंगे विषय का, उस हिसाब से पढ़ाने की प्रक्रिया तैयार करेंगे। हमको क्या क्या विकास करना है बच्चों के अंदर में, नॉलेज करना है, एटीट्यूड करना है, स्किल करना है, क्या विकास करना है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करेंगे। यानी सबसे पहला क्या होगा? अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निरूपण करना, यानी उसका चयन करना। चलिए अगला देखिए, निम्न से कौन सा ब्लूम के शिक्षण और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के तहत संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र का सही क्रम है? चलिए जवाब दीजिएगा, देखिएगा और जवाब दीजिएगा, देखिए और जवाब दीजिए, कौन सा होगा सही? कौन सा होगा सही? बहुत बढ़िया, जवाब आ गए हैं सभी के। हाँ, 2 सही बात है। नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, बहुत बढ़िया। 2 राइट आंसर होगा, 2 राइट आंसर होगा क्या? 2। यहाँ पे दूसरा वाला जो जवाब है वो सही है। नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और ये वाला, जो ये वाला है ब्लूम की टेक्सोनॉमी 1956 वाला जो है वो पॉइंट सही है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है। और दूसरा प्रश्न, दूसरा जवाब सही था। तीसरा लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना, नई जानकारी देना, छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। पूछने नहीं है, पूछने हैं, पूछने के लिए प्रेरित करना। क्या होगा? उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बहुत बढ़िया मनीष, लक्ष्मण, शाबाश, बहुत सुंदर, जवाब 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 जवाब। पुष्पेंद्र 2, बहुत बढ़िया। सोनू, दीनू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता विकास करना। जब हम उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो निर्णय लेने की हम जो है उनके अंदर में ज्ञान का विकास करते हैं। ये हायर ऑर्डर की थिंकिंग होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हायर ऑर्डर की थिंकिंग क्या होती है उस पर कल चर्चा करेंगे। चलिए 2 हो गया इसका राइट आंसर। 5वां लेते हैं, 5वां को ध्यान करिएगा। भावात्मक पक्ष, ये भावात्मक पक्ष है अफेक्टिव डोमेन में, इसमें हर्ट आता है, इसका नाम है R2VOC। इसका सही क्रम कौन सा है? R2VOC का सही क्रम कौन सा है? 5वें में R2VOC का सही क्रम कौन सा है? इसमें से 3, बहुत बढ़िया। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग, कैरेक्टराइजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है। चलिए बहुत 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 बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। नहीं समीर नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, जो ये आप लोगों का सही है। हाँ, रिसीविंग होगा,
रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, दूसरा होगा भाई, तीसरा नहीं होगा। R2 VOC है, तीसरा जवाब नहीं होगा सभी का। दूसरा जो 3 लोग कह रहे हैं 3 नहीं होगा, 2 होगा। मैंने यहाँ क्या बताया, R2 VOC। तो पहले में क्या, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, 2 होगा जवाब, तीसरा नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, 2 राइट आंसर था इसका। चलिए तो यहाँ तक आज का हमारा जो सेशन है वो पूरा होता है। आज मैंने ब्लूम को लेकर के थोड़ा सा समझाया है और टीचिंग के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच। किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछेगा, चर्चा करेगा।